हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं यहाँ पर जेईई मेंस का जो 4 सितंबर का मॉर्निंग शिफ्ट का पेपर हुआ था उसको हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। मैं यहाँ पे आपका फिजिकल और इनऑर्गेनिक के सवाल एक एक करके डिस्कस करने वाला हूँ। तो ये स्टार्ट करते हैं अपन पहले सवाल से। तो पहले सवाल के अंदर बेसिकली वी आर हैविंग लेड नाइट्रेट, जिसको हीट करने पर आपको ब्राउन गैस मिल रहा है। तो सबसे पहले हमें लेड नाइट्रेट का डिकम्पोजिशन रिएक्शन पता होना चाहिए कि अगर लेड नाइट्रेट है और उसको डिकम्पोज करते हैं, रिमेंबर दिस, किसी भी मेटल नाइट्रेट को अगर आप डिकम्पोज करते हैं तो डिकम्पोज कर आपको मेटल ऑक्साइड, NO2 गैस और O2 गैस रहता है। किसी भी मेटल नाइट्रेट को डिकम्पोज कर मेटल ऑक्साइड, NO2 गैस और O2 गैस रहता है। इसमें कुछ ही एक्सेप्शन होते हैं, जैसे कि अमोनियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम और सीजियम। उनके नाइट्रेट डिफरेंट वे में डिकम्पोज करते हैं। अदरवाइज मेटल नाइट्रेट को आप डिकम्पोज करेंगे, जैसे लेड नाइट्रेट को डिकम्पोज करेंगे तो डिकम्पोज कर आपको मिलेगा मेटल ऑक्साइड विच इज लेड ऑक्साइड। ब्राउन गैस जो आपको मिलने वाला है वो मिलने वाला है NO2 गैस का, और साथ में आपको मिलेगा O2 गैस। तो ये गैस A आपका NO2 गैस है। फिर बोल रहा है कि दिस गैस ऑन कूलिंग चेंजेस टू अ कलरलेस सॉलिड और लिक्विड। NO2 गैस को अगर आप कूल करेंगे तो क्या होता है? NO2 गैस एक ऑड इलेक्ट्रॉन मॉलिक्यूल होता है। अगर आप इसको कूल करें तो कूल करने पर ये डायमराइज कर जाता है, और डायमराइज कर ये कलरलेस सॉलिड या लिक्विड बनाता है। किसका? N2O4 का। आमतौर पे जो पैरामेडिक कंपाउंड होते हैं या ऑड इलेक्ट्रॉन मॉलिक्यूल होते हैं, उनके साथ ये प्रॉपर्टी होती है कि अगर उनको कूल करें तो वो अपना ऑड इलेक्ट्रॉन शेयर कर डायमराइज कर जाते हैं। तो NO2 भी अगर कूल करेंगे तो डायमराइज कर आपको N2O4 देता है। ये आपका कलरलेस लिक्विड या सॉलिड होता है। ध्यान रखना, अगर इसको मैं हीट करूं तो ये वापस आपको रेडिश ब्राउन गैस दे देगा NO2 का, और इसको अगर कूल करें तो ये इसके अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे आपको N2O4 मिल रहा है, जो कि आपका सॉलिड या लिक्विड है, और दिस इज कंपाउंड B। और फिर बोला जा रहा है कि B को आप हीट कर रहे हैं NO से, तो N2O4 है, और इसको आप हीट कर रहे हैं NO से, और ऐसा करने पे आपको एक ब्लू सॉलिड C मिल रहा है। तो आपको यहाँ पे एक ब्लू सॉलिड C मिल रहा है। आपको बताना है कि C में नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन स्टेट कितना है। तो ये एक स्टैंडर्ड रिएक्शन है फ्रॉम NCERT। अगर नाइट्रोजन यहाँ पे +4 की स्टेट में होता है और नाइट्रोजन अगर यहाँ पे +2 की स्टेट में होता है, तो ये आपस में कंबाइन करते हैं, और आपको जो ब्लू सॉलिड मिलता है वो मिलता है नाइट्रोजन सेस्क्यू ऑक्साइड या फिर डाइनाइट्रोजन ट्राइऑक्साइड का, जिसमें नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन स्टेट होता है आपका +3। तो अगेन सर स्टैंडर्ड रिएक्शन फ्रॉम NCERT, आप NCERT से सारी इन्फॉर्मेशन देख सकते हैं। स्पेशली N2O3 का जो प्रिपरेशन होता है वो यही होता है। आप NO2 या N2O4 ले सकते हैं जिसमें नाइट्रोजन +4 की स्टेट में होगा, NO ले सकते हैं जिसमें नाइट्रोजन +2 की स्टेट में होता है, कंबाइन करते हैं और कंबाइन कर आपको N2O3 मिलता है जिसमें नाइट्रोजन आपका +3 की स्टेट में होता है। ये आपका ब्लू सॉलिड या फिर ब्लू लिक्विड होता है। तो इसी केस हम देख सकते हैं ऑक्सीडेशन स्टेट आपका +3 आएगा। क्वेश्चन नंबर 2 ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से है। वो कह रहा है कि कौन सा ऑप्शन CaCl3 एंड KOH के साथ रिएक्ट करेगा। CaCl3 एंड KOH बहुत ही पॉपुलर एजेंट है, आपको पता होना चाहिए। मैं आपको याद दिला दूं, फिनोल में रिमर टिमन फॉर्माइलेशन में भी ये यूज होता है, लेकिन इसके किसी भी ऑप्शन में फिनोल यूज नहीं किया गया है। जो ऑप्शन यूज किए गए हैं बच्चों, वो बायोमोलिक्यूल चैप्टर से यूज किए गए हैं। जैसे कि उन्होंने लिखा है अमीनो एसिड्स एंड न्यूक्लिक एसिड का यूज किया है। ऑप्शन क्या क्या थे? एक था बच्चों लाइसिन, एडेनिन, प्रोलीन, थायमीन। बच्चों CaCl3 KOH के साथ वो ऑप्शन रिएक्ट करेगा जो 1 डिग्री अमाइन रखता हो। तो इन चारों के डायग्राम आपको याद होने चाहिए। अल्फा अमीनो एसिड के बारे में आपको भली भांति नॉलेज भी है, RNA DNA भी आप जानते ही हैं। तो बच्चों मैं आपको बता दूं कि लाइसिन का जो डायग्राम है वो क्या होता है। ये बेसिक अल्फा अमीनो एसिड है। अल्फा अमीनो एसिड का मतलब है कि अल्फा पे NH2 लगा दीजिए आप, अल्फा कार्बन पे आपने NH2 लगा दिया, और यहां पे 4 कार्बन के साथ अगर आप NH2 लगाते हैं तो इसका नाम है लाइसीन। तो प्यारे बच्चों, ये 1 डिग्री अमाइन रखता है, और वो कह रहा है कि कौन सा ऑप्शन CaCl3 एंड KOH के साथ रिएक्ट करेगा। तो ऑप्शन में 2 कंपाउंड थे, लाइसीन एंड एडेनिन। एडेनिन का जो स्ट्रक्चर होता है बेटा, ये बच्चों एडेनिन का स्ट्रक्चर है।
इसमें भी 1 डिग्री अमाइन है और इसमें भी दो 1 डिग्री अमाइन है। इट मीन्स ये ऑप्शन ही करेक्ट आंसर होगा। बाकी किसी भी ऑप्शन में अगर आप प्रोलिन का स्ट्रक्चर देखोगे तो प्रोलिन भी अल्फा अमीनो एसिड है लेकिन 2 डिग्री अमाइन होगा और थायामीन में भी 2 डिग्री अमाइन होगा। तो हमें चाहिए 1 डिग्री अमाइन और ये सोच के हमने पहला ऑप्शन टिक करेंगे। बच्चों क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कि नियोपेंटाइल अल्कोहल का स्ट्रक्चर आपको पता होना चाहिए। ये है आपका नियोपेंटाइल अल्कोहल। इसकी रिएक्शन एसिड के साथ करवाते हैं और हीट करते हैं। तो प्यारे बच्चों अल्कोहल एसिड हीट इवन के अलावा दिमाग में क्या बात आएगी आपके? OH हटाना है, प्लस बनाना है, शिफ्ट करवाना है और फिर H निकालना है। तो सबसे पहले आपको क्या करेंगे बेटा, आप यहाँ पे OH2 प्लस बना करके उसको बाहर निकाल दीजिए। ये OH2 प्लस बन गया, ये बाहर निकल गया। अब आपने यहाँ बेटा कार्बोकेटाइन बना लिया। कार्बोकेटाइन का रीअरेंजमेंट आप जानते ही हैं, 1,2 मिथाइल शिफ्ट करवा दीजिए आप। क्वेश्चन बड़ा इंटरेस्टिंग है, इवन से है और सिंपल भी है और इसमें ऐसा आपका कार्बोकेटाइन आ गया। अब आप यहाँ पे 2 टाइप के पॉसिबल एल्कीन बनाएंगे क्योंकि क्वेश्चन में 85 एंड 15%, 85:15 लिखा हुआ है, यानी एक मेजर होगा एक माइनर होगा, एक साइडजेब एल्कीन होगी एक लेस स्टेबल एल्कीन होगी। तो यहाँ पे आप 2 टाइप से बीटा H निकाल सकते हैं बेटा, एक ये वाला H भी निकाल सकते हैं और एक ये वाला H भी निकाल सकते हैं, लेकिन मेजर प्रोडक्ट इससे बनेगा बेटा। तो यहाँ पे जो कंपाउंड बनेगा उसका आंसर उसका नाम होगा बेटा 2 मिथाइल ब्यूट 2 इन और यहां से जब आप बीटा H निकालोगे तो इसका नाम होगा 2 मिथाइल ब्यूट 1 इन। तो हमारा आंसर होगा 4th। तो स्टूडेंट्स बात करते हैं अपन नेक्स्ट प्रॉब्लम का, विच इज प्रॉब्लम नंबर 4। दिस इज फ्रॉम मेटलर्जी और इसमें आपको यहाँ पे 4 स्टेटमेंट रखे हैं, आपको बताने की कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। एक एक करके डिस्कस करते हैं। इन फर्स्ट स्टेटमेंट वी हैव बीन गिवन दैट लाइमस्टोन इज डिकम्पोज टू कैल्शियम ऑक्साइड ड्यूरिंग एक्सट्रैक्शन ऑफ आयरन फ्रॉम इट्स ऑक्साइड। आयरन के एक्सट्रैक्शन में लाइमस्टोन का डिकम्पोजिशन होता है। अगर आप रिकॉल करें, आयरन का एक्सट्रैक्शन हम लोग करते हैं हेमाटाइट ओर से। तो हेमाटाइट ओर को जब कंसंट्रेट करते हैं, कंसंट्रेट करने के बाद उसका प्रोडक्शन करते हैं यूजिंग कार्बन और ये प्रोसेस होता है आपका ब्लास्ट फर्नेस में। हम लोग यहाँ पे लाइमस्टोन भी ऐड करते हैं। लाइमस्टोन का पर्पस क्या होता है? लाइमस्टोन का पर्पस ये होता है कि जब आप इसको डिकम्पोज करेंगे, डिकम्पोज कर ये कैल्शियम ऑक्साइड जनरेट करता है और ये जो कैल्शियम ऑक्साइड आपका जनरेट हो रहा है, इट एक्ट एज अ बेसिक फ्लक्स। ये बेसिक फ्लक्स क्या करेगा? बेसिक फ्लक्स का काम होता है एसिडिक ऑक्साइड की इंप्योरिटीज को रिमूव करना। आयरन की मेटलर्जी में SaO2 आपका एक मेजर इंप्योरिटी होता है। तो कैल्शियम ऑक्साइड सिलिका के साथ SaO2 के साथ रिएक्ट कर कैल्शियम सिलिकेट का स्लैग जनरेट करता है। ये इसका पर्पस होता है। तो इसलिए हम लोग कैल्शियम कार्बोनेट यूज करते हैं, वो डिकम्पोज कर कैल्शियम ऑक्साइड देता है। तो क्या ये बात सही है? ऑफकोर्स ये सही है। बी पार्ट की बात करते हैं अपन। एक्सट्रैक्शन ऑफ सिल्वर। सिल्वर इज एक्सट्रैक्टेड इन द फॉर्म ऑफ एनायनिक कॉम्प्लेक्स। सिल्वर की मेटलर्जी की बात हो रही है। देखो होता क्या है, जैसे अगर अपन बात करें सिल्वर का सल्फाइड और विच इज अर्जेंटाइट और, इसको कैसे इसमें से सिल्वर एक्सट्रैक्ट करेंगे? तो पहला स्टेप होता है कि इसको आप ट्रीट करते हैं सोडियम साइनाइड के साथ। ये सोडियम साइनाइड होता है आपका लीचिंग रिएजेंट। व्हाट इज लीचिंग रिएजेंट? ये एक ऐसा कंपाउंड होगा जो कि और को एक वाटर सोल्यूबल कंपाउंड में कन्वर्ट कर देगा। तो जब NaCN को इसके साथ आप ट्रीट करते हैं तो सिल्वर साइनाइड के साथ एक वाटर सोल्यूबल कॉम्प्लेक्स बना लेता है लाइक दिस। क्यों? अगर सोल्यूबल वाटर कॉम्प्लेक्स आपको मिल चुका है आपका, या वाटर सोल्यूबल कॉम्प्लेक्स आपको मिल चुका है, तो आप इसको फिल्टर कर इम्प्योरिटीज को सेपरेट कर सकते हैं। इसी प्रोसेस को हम बोलते हैं लीचिंग। और को आपने एक वाटर सोल्यूबल कॉम्प्लेक्स में कन्वर्ट किया, फिल्टर कर आपने इम्प्योरिटीज को सेपरेट कर लिया है, और फिर अगर आप इसमें जिंक वगैरह ऐड करेंगे तो जिंक का कॉम्प्लेक्स बन जाएगा और आपको मेटेलिक सिल्वर मिल जाएगा। ये कहलाता है आपका सिल्वर का मेटलर्जी। तो यहाँ पे बोला जा रहा है कि इसके एक्सट्रैक्शन में सिल्वर आपका एनायनिक कॉम्प्लेक्स की फॉर्म में एक्सट्रैक्ट होता है। तो ये बात सही है। स्टेटमेंट सी की बात करें, निकल इज प्योरीफाइड बाय मोल्ड्स प्रोसेस। अगेन स्टैंडर्ड स्टेटमेंट है, सही है। एक बार डिस्कस करते हैं और डी भी देख लेते हैं। जर्कम और टाइटेनियम आर प्योरीफाइड बाय वेन आर्कल मेथड। ये दोनों स्टेटमेंट सही है। निकल के लिए हम लोग मोल्ड्स प्रोसेस यूज करते हैं और जर्कम और टाइटेनियम के लिए हम लोग वेन आर्कल प्रोसेस यूज करते हैं। होता क्या है, हल्का आइडिया अगर देखें अपन, जैसे अगर निकल की बात करें तो निकल, इम्प्योर निकल को आप ट्रीट करते हैं CO के साथ। जब CO निकल के साथ कंबाइन करता है अराउंड 50 डिग्री सेंटीग्रेड पर, तो वोलेटाइल NiCO4 मिलता है। तो निकल CO के साथ एक वोलेटाइल कंपाउंड बना रहा है, वो उड़ जाएगा, इम्प्योरिटीज नीचे रह जाएंगी। फिर इस NiCO4 का अगर आप अलग से अगर हीट करें हाई टेम्परेचर पे अराउंड 250 डिग्री सेंटीग्रेड पर, तो NiCO4 डिकम्पोज कर आपको मेटेलिक निकल दे देता है। आप देख सकते हैं, वैसे मैं लिख देता हूँ आप बोर्ड पर। Ni है इम्प्योर निकल, CO के साथ कंबाइन कर वोलेटाइल कॉम्प्लेक्स बना लेता है, कौन सा
NiCO4 का, राइट, ये उड़ जाएगा, इम्प्योरिटीज नीचे रह जाएंगी, और फिर इसको आप हाई टेम्परेचर पे जब हीट करते हैं तो वापस आपको प्योर निकल मिल जाएगा अलॉन्ग विथ CO गैस। इस प्रोसेस का नाम होता है मोर्स प्रोसेस, और ये हम लोग निकल की प्यूरिफिकेशन के लिए यूज करते हैं। तो सी स्टेटमेंट भी सही है। सिमिलरली टाइटेनियम और जर्कोनियम को भी सिमिलर मेथड से प्योरीफाई करते हैं। टाइटेनियम को हम लोग ट्रीट करते हैं I2 के साथ, ये आपका इम्प्योर टाइटेनियम है। जब आप इसको ट्रीट करते हैं तो आपको एक वोलेटाइल कंपाउंड मिलेगा, टाइटेनियम टेट्रा आयोडाइड। अगेन ये वोलेटाइल होगा तो उड़ जाएगा और इम्प्योरिटीज आपकी नीचे रह जाएंगी, और फिर इसको कलेक्ट कर वेपर्स को कलेक्ट कर जब हाई टेम्परेचर पे डिकम्पोज करेंगे तो वापस आपको टाइटेनियम मिल जाएगा अलॉन्ग विथ I2। ये जो टाइटेनियम आपको मिलेगा, ये टाइटेनियम आपका प्योर टाइटेनियम होगा। इन प्रोसेस को बोलते हैं वेपर फेज रिफाइनिंग, निकल के लिए भी और टाइटेनियम के लिए। स्पेसिफिकली अगर देखें तो इसको बोला जाता है मोर्स प्रोसेस, और इसको बोलते हैं वेन आर्कल प्रोसेस, जो टाइटेनियम के लिए भी यूज होता है और जर्कोनियम के लिए भी यूज होता है। तो ये चारों स्टेटमेंट आपके इसमें सही है। तो गाइस बात करते हैं पांचवें सवाल की। एक अच्छा सवाल है, कॉन्सेप्चुअल सवाल है। दिस इज फ्रॉम इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। ध्यान रखना कि किस तरीके से इस तरह के सवालों को डील करते हैं और क्या इसके अंदर कॉन्सेप्ट है। तो सबसे पहले हमें यहाँ पर एक स्टैंडर्ड डेनियल सेल दे रखा है। डेनियल सेल वो होता है जिसके अंदर जिंक आपका एनोड होता है और कॉपर आपका कैथोड होता है, राइट। तो जिंक आपका एनोड है, कॉपर आपका कैथोड है, और ये एक स्टैंडर्ड सेल है। 1 मिनट के लिए जो एक्सटर्नल बैटरीज को भूल जाते हैं, तो अगर ये एक्सटर्नल बैटरी भूल जाते हैं और अगर सिर्फ इसी के ऊपर फोकस करते हैं तो ये जो आपका इलेक्ट्रोकेमिकल सेल है इसका सेल पोटेंशियल निकालते हैं। तो ई सेल जो होगा इट विल बी गिवन बाय SRP ऑफ कैथोड, कैथोड आपका कॉपर इलेक्ट्रोड है, माइनस SRP ऑफ एनोड, एनोड आपका जिंक इलेक्ट्रोड है, इन एब्सेंस ऑफ दिस एक्सटर्नल फील्ड, ये एक्सटर्नल बैटरी। तो अगर यहाँ पे वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे तो बेसिकली दिस इज 0.34, ये वैल्यू इज गिवन है आपको, माइनस 0.76, तो दैट विल सिंप्लीफाई टू कितना 1.1 वोल्ट, राइट। तो आप देख सकते हैं ई सेल आपका पॉजिटिव है। अभी मान लेते हैं कि ये एक्सटर्नल बैटरी आपका 0 है, लेट्स से एक्सटर्नल बैटरी मैंने अप्लाई नहीं कर रखा है, उसका बैटरी का वोल्टेज मैंने 0 मान रखा है। तो आप देख सकते हैं कि ई सेल आपका 1.1 वोल्ट है। इसका मतलब यहाँ पे होगा क्या, ध्यान रखना, ये आपका एनोड है और ये आपका कैथोड है। तो नॉर्मल कंडीशंस के अंदर यहाँ पर जिंक ऑक्सीडाइज होगा क्योंकि एनोड पर ऑक्सीडेशन होता है, जिंक ऑक्सीडाइज होगा और ये इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, और इलेक्ट्रॉन लूज करते 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 यहाँ पर कॉपर के पास आएंगे और कॉपर इलेक्ट्रॉन गेन कर रिड्यूस हो जाएगा और मेटेलिक कॉपर बनाएगा। तो नॉर्मल कंडीशंस की मैं बात कर रहा हूँ, ये आपका एनोड होगा, अगेन रिपीट कर रहा हूँ, एनोड है, यहाँ पर जिंक ऑक्सीडाइज होगा, इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, राइट। तो जिंक डिजोल्व होकर जिंक आयन बनाएगा, कॉपर आयन इलेक्ट्रॉन गेन कर मेटेलिक कॉपर बनाएगा, नॉर्मल फंक्शन होगा, राइट। अब ये जो एक्सटर्नल बैटरी है इसका वोल्टेज बढ़ाते हैं धीरे धीरे। ध्यान रखना, ये जो बैटरी है अपना गिवन बैटरी, इसका वोल्टेज है 1.1 वोल्ट, राइट। आप देख सकते हैं ये जो एक्सटर्नल बैटरी इसका नेगेटिव टर्मिनल ये है, पॉजिटिव टर्मिनल ये है। अगर ये पॉजिटिव टर्मिनल है तो इसकी जो टेंडेंसी होगी वो इलेक्ट्रॉन खींचने की होगी, राइट। तो अगर सपोज मैं इसको बढ़ाऊं यहाँ पर तो ये क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन खींचने की टेंडेंसी रखेगा, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से पुल करने की कोशिश करेगा। अब आप इसको ऐसा समझ सकते हैं, कुछ इस तरह का सर्किट है कि यहाँ पर एक इस तरह का बैटरी लगा रखा है अपन ने, और यहाँ पर एक एक्सटर्नल बैटरी अपन ने लगा रखा है लाइक दिस, जो कि इसको अपोज कर रहा है। तो ये तो ऐसा था आपका, ठीक है, और इसको अपोज करते हुए यहाँ पर अपन ने एक बैटरी ऐसा लगा दिया, राइट। तो ये आपका बेसिकली अपोज कर रहा है इसको। तो इसके अकॉर्डिंगली करंट यू फ्लो करना चाहिए और इसका अकॉर्डिंगली करंट यू फ्लो होना चाहिए। तो करंट कैसे फ्लो करेगा बेसिकली डिपेंड करता है कि कौन डोमिनेट कर रहा है। इसका वोल्टेज अपने पास 1.1 वोल्ट था, राइट। इसका वोल्टेज अगर 1.1 से कम होगा तब तो यही डोमिनेट करेगा जो कि अपना नॉर्मल बैटरी है, और इसके हिसाब से रिएक्शन होगा। मतलब पॉइंट ये है कि इसका होने का टेंडेंसी ये 1.1 वोल्ट रखता है। तो अगर ये जो एक्सटर्नल बैटरी है, अगर मान लेते हैं कि ये एक्सटर्नल बैटरी आपका 1.1 वोल्ट से है, ध्यान रखो ये अपोज कर रहा है। अपोज क्यों कर रहा है, क्योंकि ये यहाँ पे इलेक्ट्रॉन खींचने की कोशिश करेगा, इलेक्ट्रॉन खींचेगा तो यहाँ पर अगर इलेक्ट्रॉन खींचेगा तो कॉपर का ऑक्सीडाइज होना पड़ेगा, और यहाँ पर फिर ये इलेक्ट्रोड एज ए एनोड बिहेव करेगा। तो अगर ये डोमिनेट कर जाएगा तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन इस तरफ फ्लो होंगे, ये एनोड जैसे बिहेव करेगा और ये कैथोड जैसे बिहेव करेगा। तो एक्चुअली होगा क्या, कौन एनोड होगा कौन कैथोड होगा, इलेक्ट्रॉन कहाँ से कहाँ फ्लो करेंगे, वो डिपेंड करता है कि ये टेंडेंसी ज़्यादा है, ये सेल का बैटरी ज़्यादा है, या ये सेल का बैटरी ज़्यादा है। तो इस सेल की बैटरी तो पता है हमें 1.1 वोल्ट,
तो अगर मान लेते हैं कि यहाँ पे वोल्टेज 1.1 से कम है, इसका मतलब ये वीक बैटरी है। अगर ये वीक बैटरी है तो जैसा नॉर्मल वे में काम हो रहा था वैसा होता रहेगा, जिंक ऑक्सीडाइज होता रहेगा और कॉपर यहाँ पे आयन रिड्यूस होता रहेगा। बट अगर सपोज इसका मैं बैटरी वोल्टेज 1.1 कर दूं, अब ऐसे केसेस में क्या होगा? अब ऐसे केसेस में अगर ये दोनों बैटरी अगर सेम वोल्टेज के हो जाएंगे तो क्या होगा? ये दोनों बेसिकली अपोज करेंगे, एक दूसरे को कैंसिल आउट करेंगे, नलीफाई करेंगे, और ऐसे केसेस के अंदर आपका जो करंट फ्लो होगा वो जीरो हो जाएगा। इसका अलावा ना जिंक ऑक्सीडाइज होगा, ना कॉपर ऑक्सीडाइज होगा, ना जिंक आयन रिड्यूस होगा, ना कॉपर आयन रिड्यूस होगा, कुछ भी नहीं होगा, केमिकल रिएक्शन नहीं होगी। बट अगर मैं वोल्टेज यहाँ पर 1.1 से बढ़ाकर 1.1 से भी ज़्यादा कर दूँ, और बढ़ा दिया अपन ने 1.1 कर दिया, मतलब बेसिकली इसका अपन ने वोल्टेज ज़्यादा कर दिया। अगर इसका वोल्टेज ज़्यादा कर दिया तो अब यहाँ से ये इलेक्ट्रॉन पुल करना स्टार्ट करेगा। तो अब ऐसा होगा तो यहाँ से ये इलेक्ट्रॉन पुल करना स्टार्ट करेगा, और अगर यहाँ से इलेक्ट्रॉन पुल करना स्टार्ट हो रहा है तो इसके इलेक्ट्रॉन लूज करने पड़ेंगे। तो ये जो इलेक्ट्रॉन होगा अब ये एनोड जैसे बिहेव करेगा, यहाँ पे कॉपर आपका डिसॉल्व करके कॉपर आयन देगा, ये इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, इलेक्ट्रॉन आपके फ्लो करते हुए यहाँ पे आएंगे और जिंक आयन इलेक्ट्रॉन को गेन करके मेटेलिक जिंक बनाएगा। इसका मतलब अगर ये 1.1 वोल्ट से ज़्यादा गया है तो ये डोमिनेट करेगा, और अब ये एनोड जैसे बिहेव करेगा, ये कैथोड जैसे बिहेव करेगा। तो यही आपका कॉन्सेप्ट है, और इसी कॉन्सेप्ट के बेसिस पे बेसिकली आपको बताना था कि कौन सा इनकरेक्ट ऑप्शन है। तो आपके पास आप देख सकते हैं कि आपके पास सारे ऑप्शन अवेलेबल है। तो इनकरेक्ट ऑप्शन होगा जहाँ पर अगर इसका वोल्टेज 1.1 से ज़्यादा है और फिर भी अगर हम बोलें कि ये एनोड जैसे अगर बिहेव कर रहा है जैसे कि ऑप्शन 1 में बोला जा रहा है, तो ये ऑप्शन आपका गलत होगा। अगर वोल्टेज आपका 1.1 से ज़्यादा है तो इसका मतलब यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकलेंगे, यह एनोड जैसे बिहेव करेगा, ये कैथोड जैसे बिहेव करेगा, यहाँ पर ऑक्सीडेशन होगा, यहाँ पे रिडक्शन होगा। तो ध्यान रखना जब अपोजिंग बैटरीज होती हैं तो हमें देखना होता है कि कौन डोमिनेट कर रहा है और इसके हिसाब से हमें काम करना पड़ेगा। आई होप आपको ये बात समझ में आ रही होगी। एक अच्छा सवाल था फ्रॉम इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, ध्यान से केयरफुली एनालाइज करना। अगर आपने इतना कॉन्सेप्ट लगा लिया है तो ये डेफिनेटली आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 IUPAC से आया बेटा। फर्स्ट टॉपिक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का यही होता है, COOH CH3 ब्रोमीन। प्यारे बच्चों इन सब में देखिए सबसे सीनियर मोस्ट फंक्शनल ग्रुप यहाँ COOH है। नंबरिंग यहाँ से स्टार्ट करेंगे, फिर लोवेस्ट नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूट का ध्यान रखना है 1 2 3 4। कुछ बच्चों ने गड़बड़ कर दी होगी, अल्फाबेटिकल चक्कर में इधर चले गए होंगे। अल्फाबेटिकल पहले नहीं आता है, पहले लोवेस्ट सेट ऑफ सब्स्टिट्यूट आता है। तो आपने यहाँ से 1 2 3 4, लेकिन लिखना सबसे पहले अल्फाबेटिकली है। 4 पे कौन है? ब्रोमो है बेटा, 4 ब्रोमो 2 मिथाइल, मेंशन कितने कार्बन की? 5 की। साइक्लोपेंटेन कार्बोक्सिलिक एसिड, फर्स्ट इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट प्रॉब्लम है फ्रॉम केमिकल काइनेटिक्स, दिस इज प्रॉब्लम नंबर 7, और ये बहुत ही सिंपल सवाल की कैटेगरी में आएगा। फॉर द इक्विलिब्रियम A गिविंग B, द वेरिएशन ऑफ रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन एंड बैकवर्ड रिएक्शन विद टाइम कैसे होगा? तो बेसिकली आपको यहाँ पे कुछ ग्राफ दे रखे हैं जहाँ पर y एक्सिस पर आपको रेट ऑफ रिएक्शन प्लॉट करना है और x एक्सिस पर आपको टाइम दे रखा है। तो फॉरवर्ड रिएक्शन और बैकवर्ड रिएक्शन प्लॉट करना है। हमें मालूम होना चाहिए कि जब इक्विलिब्रियम स्टैब्लिश हो जाता है तो उस मोमेंट पे आपका जो फॉरवर्ड रिएक्शन का रेट होता है वो बैकवर्ड रिएक्शन के रेट के बराबर हो जाएगा। तो अगर मान लो ये आपका लेट्स से बैकवर्ड रिएक्शन का रेट है लेट्स से RB, और मान लो ये आपका फॉरवर्ड रिएक्शन का रेट है RF, है ना। तो एक मोमेंट ऐसा आना ही चाहिए जहां पर ये दोनों रेट क्या होंगे? इक्वल होंगे, तभी आपका इक्विलिब्रियम स्टैब्लिश होता है। जहां पर आपके दोनों रेट बराबर होते हैं तब इक्विलिब्रियम आता है। ये स्टैंडर्ड सी बात है। इक्विलिब्रियम की कंडीशन ये होती है कि फॉरवर्ड रेट और बैकवर्ड रेट दोनों बराबर होने चाहिए। ऐसा सिर्फ एक ही ऑप्शन में होगा, एक ही ऑप्शन में दे रखा है ऑप्शन 3, तो दैट विल बी द करेक्ट आंसर। बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन में AgNO3 के साथ रिएक्टिविटी ऑर्डर पूछा है। तो सबसे पहला काम ये करना, आप हैलोजन हटाइए और प्लस बनाइए। तो आपने पहले कंपाउंड में जब हैलोजन हटाया और प्लस बनाया बेटा तो ये एरोमेटिक बन गया, इसको हम A देंगे। सेकेंड कंपाउंड में जब हैलोजन हटा के आप प्लस बनाएंगे और यहाँ पे उन्होंने OCH3 लगा रखा है तो ये एक्स्ट्रा बेटा प्लस MB लगा रहा है। थर्ड कंपाउंड जो है बेटा वहां अगर हम प्लस बनाएंगे तो वो 2 डिग्री कैटाइन बनेगा, और इसके अगले वाला जो कंपाउंड है बेटा उसका हम Cl हटा के प्लस बनाएंगे तो यहां NO2 -I लगा रहा है। तो ये दोनों कंपाउंड एरोमेटिक है। एरोमेटिक क्यों है इसके बारे में आप जानते हैं बेटा। तो अब इन सब में जो ज्यादा स्टेबल होगा उसकी रिएक्टिविटी उतनी ही ज्यादा होगी। इसको C नंबर दिया गया है, इसको D नंबर दिया गया है। तो आप जानते हैं एरोमेटिक के अलावा ये प्लस MB लगा रहा है, यानी इस केटाइन को स्टेबल कर रहा है। तो ऑर्डर आ गया यहाँ पे B
बी के बाद ए के बाद सी एंड सी के बाद डी सबसे लास्ट में क्यों आया? क्योंकि NO2 क्या लगा रहा बेटा यहाँ? -I। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 में आते हैं बच्चों। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। क्वेश्चन कह रहा है कि C6H12O2 एक इसको दिया गया है, इसका आप हाइड्रोलिसिस कीजिए एसिडिक मीडियम में। जब हाइड्रोलिसिस किया तो उन्होंने कहा है कि एक बी मिला और एक सी मिला। सी एक अल्कोहल है, हिंट दिया है अल्कोहल है। ए क्या होगा अभी सोचेंगे। और बी आपके पास एक एसिड है। सी कह रहा है कि मैं ऐसा अल्कोहल हूं जो कि ल्यूकास के साथ इंस्टेंट इमीडिएटली रिएक्ट करता है। इंस्टेंट रिएक्ट बच्चों, ल्यूकास के साथ इंस्टेंट रिएक्ट करने वाला जो अल्कोहल होता है वो 3 डिग्री अल्कोहल होता है, C6H12O2। आपको बता दूं बेटा, ऐसा कंपाउंड जो हाइड्रोलिसिस पे एसिड और अल्कोहल दे वो ईस्टर ही होगा। एसिड और अल्कोहल का अगर रिवर्स रिएक्शन की बात करें, एसिड और अल्कोहल आपस में एस्टरिफिकेशन देते हैं तो ये रिवर्सिबल रिएक्शन है। कहने का मतलब है कि यहाँ पे आप जो बनाओगे वो ईस्टर बनाओगे, तो ए जो कंपाउंड होगा वो तो होगा ईस्टर। अब ईस्टर में यहां से आप ब्रेक करोगे बेटा, तो ब्रेक करोगे तो इसको देंगे OH और इसको देंगे H, तो आप ये वाला पार्ट जो मिलेगा अल्कोहल, तो ये वाला पार्ट आपको 3 डिग्री अल्कोहल मिलना चाहिए। तो 3 डिग्री अल्कोहल मिले मतलब यहां पे आप इतना तो लगा दीजिए। आपके पास 6 कार्बन थे, 1 2 3 4 कार्बन यूज हो गए, 5वां यहां आ गया तो 6वां आपको यहां लगाना होगा। ये केवल क्वेश्चन के हिंट से मिल रहा है कि कंपाउंड के अंदर जो अल्कोहल है वो 3 डिग्री मिलना चाहिए, तो आपका आंसर आएगा ये वाला कंपाउंड जो कि ईस्टर है। आइए बात करते हैं आगे। नेक्स्ट प्रॉब्लम इज प्रॉब्लम नंबर 10। दिस इज फ्रॉम सरफेस केमिस्ट्री। अगेन एक स्टैंडर्ड डायरेक्ट प्रॉब्लम NCERT से, एंड दिस इज बेस्ड ऑन क्लासिफिकेशन ऑफ कॉलॉइड्स। क्लासिफिकेशन ऑफ कॉलॉइड्स में एक क्लासिफिकेशन होता है ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल स्टेट ऑफ DP एंड DM। आपका जो डिस्पर्स फेज और डिस्पर्शन मीडियम है, इसका फिजिकल स्टेट क्या क्या है, इसके बेसिस पे आप सोर्स को इसके बेसिस पे आप कॉलॉइड्स को क्लासिफाई कर सकते हैं। तो एक सिंपल सा क्लासिफिकेशन है जिसके बेसिस पर आपको ये आंसर करना है। तो 2 कॉलम है। पहले कॉलम में आपको टाइप ऑफ कॉलॉइड दे रखा है और सेकंड कॉलम में आपके एग्जांपल्स दे रखे हैं जिनको आपको मैच करना है। तो देखें, जैसे अगर अपन बात करें फॉर्म किस तरह का कॉलॉइड होगा। फॉर्म जनरली एक ऐसा कॉलॉइड होता है जिसमें जो डिस्पर्स फेज होते हैं वो होते हैं गैसेस, और जो डिस्पर्शन मीडियम होता है वो होता है लिक्विड। डिस्पर्स फेज होता है आपका गैसेस और डिस्पर्शन मीडियम होगा आपका लिक्विड। और फ्रोथ, झाग, ये एक बहुत ही कॉमन एग्जांपल है। आपको यहाँ पर सेकंड कॉलम के अंदर फ्रोथ दे रखा है, तो क्लियरली हम लोग बोल सकते हैं कि जो फॉर्म होगा वो फ्रोथ से मैच करेगा, तो 1 आपका E के साथ मैच कर जाएगा। अगर इसी के बेसिस पे भी देखेंगे तो आप डायरेक्टली ऑप्शन 3 मार्क कर सकते हैं, क्योंकि बाकी सब में ये सब नहीं मैच कर रहा है, तो हम डायरेक्टली बोल सकते हैं कि 1 का आंसर E होगा और ऑप्शन 3 आपको मैच कर जाएगा। बाकी भी आप देख सकते हैं, जेल दे रखा है। जेल एक ऐसा होता है जिसके अंदर डिस्पर्स फेज आपका लिक्विड होगा और डिस्पर्शन मीडियम आपका सॉलिड होगा। जेलीज बहुत ही कॉमन एग्जांपल होता है इसका। जेलीज आपको यहाँ पे दे रखा है, तो जेल को आप जेली से मैच कर सकते हैं। थर्ड एग्जांपल आपको दे रखा है एरोसोल का। एरोसोल वो होते हैं जिसके अंदर बेसिकली आपका जो DP पार्टिकल्स होते हैं वो सॉलिड होंगे और जो आपका डिस्पर्शन मीडियम होगा वो गैस होगा। तो स्मोक हो गया या फिर डस्ट हो गया, ये इसका एक कॉमन एग्जांपल है एरोसोल का, जिसमें डस्ट पार्टिकल या कार्बन पार्टिकल्स आपके डिस्पर्स फेज होते हैं और एयर जो होगा वो आपका डिस्पर्शन मीडियम होगा। तो यहाँ पे स्मोक आपको दे रखा है, तो आप एरोसोल को स्मोक के साथ मर्ज कर सकते हैं या मैच कर सकते हैं। एंड फोर्थ इज वेरी कॉमन टाइप ऑफ कॉलॉइड विच इज नोन एज इमर्शन। इमर्शन के अंदर लिक्विड फेज होता है आपका DP का भी और डिस्पर्शन मीडियम का भी। अगर DP और DM दोनों ही लिक्विड फेज होंगे तो इसको हम बोलते हैं इमर्शन। तो मिल्क कॉमन एग्जांपल होता है इमर्शन का, जो कि आपको यहाँ पे दे रखा है। तो फोर्थ को आप मैच कर सकते हैं F के साथ। तो क्लियरली आप देख सकते हैं कि ऑप्शन 3 ही आपको यहाँ पे सेटिस्फाई करेगा। अगेन अगर आपने फॉर्म को भी मैच कर दिया है तो आप इजीली ये सारा सॉल्व कर सकते थे, आपको बाकी ऑप्शन चेक करने की जरूरत नहीं था। तो इसको एक सिंपल कैटेगरी के एग्जांपल में हम लोग रख सकते हैं, सिंपल सवाल था। नेक्स्ट प्रॉब्लम इज फ्रॉम पीरियोडिक प्रॉपर्टीज एंड पीरियोडिक टेबल, जिसमें आपको दे रखा है 2 एलिमेंट दे रखे हैं जिनके एटॉमिक नंबर 101 है एंड 104 है। तो हमारे पास 2 एलिमेंट है, A जिसका एटॉमिक नंबर 101 है एंड B जिसका एटॉमिक नंबर 104 है। और बेसिकली आपको बताना है कि ये कौन से ग्रुप को बिलोंग करता है, या कुछ ऑप्शंस में आपको दे रखा है कि एक्टिनॉइड है या नहीं। तो हमें मालूम होना चाहिए कि जो एक्टिनॉइड्स होते हैं F ब्लॉक एलिमेंट्स होते हैं, और एक्टिनॉइड कौन से एलिमेंट्स होते हैं, यहाँ पर आपका एटॉमिक नंबर 90 से बेसिकली 103 को बिलोंग करता है। तो सारे एलिमेंट्स जो 90 से 103 को बिलोंग करते हैं, ये सारे एलिमेंट्स आपके एक्टिनॉइड्स होते हैं। F ब्लॉक एलिमेंट्स हैं, इनका जो पीरियड होता है वो 7th होता है।
तो ये डायरेक्टली हो सकते हैं 90 से 103 के बीच में जितने भी एलिमेंट होंगे ये एक्टिनॉइड होंगे। तो मैं डायरेक्टली हो सकता हूँ यहाँ पे 101 आपका डेफिनेटली एक्टिनॉइड होगा, राइट, एफ ब्लॉक एलिमेंट होगा। व्हाट अबाउट 104, कैसे देखेंगे? तो एक इंटरेस्टिंग है, अगर आप इनर्ट गैसेस की बात करें तो इनर्ट गैसेस के एटॉमिक नंबर अगर देखें अपन, हीलियम होता है आपका 2, उसके बाद नियोन, आर्गन विद एटॉमिक नंबर 18, राइट, उसके बाद 36 आता है एटॉमिक नंबर क्रिप्टन का, फिर ज़ेनॉन का बेसिकली 54 हो जाएगा, उसका रेडॉन 86 हो जाएगा, और 32 एलिमेंट ऐड करके 32 ऐड कर आप नेक्स्ट इनर्ट गैस एलिमेंट लिख सकते हैं, ये जाएगा 118। तो इसके बाद जो नीचे इनर्ट गैस आएगा इसका एटॉमिक नंबर होगा 118, ये आपका इनर्ट गैस एलिमेंट होगा, राइट। यहाँ पे अपन बात करें इनर्ट गैसेस की या इनर्ट गैसेस के एटॉमिक नंबर की। अब इंटरेस्टिंग पॉइंट क्या है, आप देख सकते हैं अगर इस इनर्ट गैस का ग्रुप नंबर देखें, इनर्ट गैसेस में अगर आप ग्रुप नंबर की बात करते हैं तो इनका ग्रुप होता है 18। तो ये जो 118 वाला एलिमेंट होगा, ध्यान रखना 118 क्यों लिखा, क्योंकि आप देख सकते हैं जैसे इनके बीच में 32 का गैप होता है, 54 और 86 के बीच में, इन दोनों के बीच में भी 32 एलिमेंट्स का गैप होता है। तो अगर ये 86 होगा तो ये 118 होगा। तो जो 118 वाला एलिमेंट है ये आपका ग्रुप 18 को बिलोंग करेगा। तो अगर मैं पीछे जाता हूँ 117 पे जाता हूँ तो डेफिनेटली ग्रुप 17 को बिलोंग करेगा। अगर मैं 116 पे जाता हूँ तो डेफिनेटली ग्रुप 16 को बिलोंग करेगा। तो इसी तरीके से मैं यहाँ पर 104 तक जा सकता हूँ, और 104 अगर मैं बोलूँ तो मैं डायरेक्टली बोल सकता हूँ कि ग्रुप 4 को बिलोंग करेगा, क्योंकि अपन एक एक करके पीछे जाते जा रहे हैं। तो 118 वाला अगर 18 ग्रुप को बिलोंग करेगा तो 117 वाला 17 ग्रुप को बिलोंग करेगा, 116 वाला 16 ग्रुप को बिलोंग करेगा, एंड सो ऑन। तो कोई सा भी अगर नंबर मैं बीच में ले लेता, जैसे मान लो मैं 110 लेता तो 110 आपका 10th ग्रुप को बिलोंग करता। अगर 108 लेते तो वो 8 ग्रुप को बिलोंग करता, 104 लेते तो 4th ग्रुप को बिलोंग करता, 103 होता तो फिर वो 3rd ग्रुप को बिलोंग करता। ध्यान रखना एक्टिनॉइड से या जितने भी एफ ब्लॉक एलिमेंट्स हो सकते हैं इन सब का ग्रुप 3 होता है। ये पूछा नहीं है पर हमें मालूम होना चाहिए। तो इस इंफॉर्मेशन के बेसिस पर अगर हमें ट्रिक करना है कि 101 और 104 किसको बिलोंग करेंगे, तो 101 तो आपका एक्टिनॉइड हो जाएगा और 104 आपका बिलोंग करेगा ग्रुप 4 को। तो बेसिकली करेक्ट ऑप्शन या करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन सेकंड। गाइस नेक्स्ट प्रॉब्लम की बात करते हैं, प्रॉब्लम नंबर 12, एंड दिस प्रॉब्लम इज फ्रॉम एस ब्लॉक एलिमेंट्स। अगेन एक बहुत ही स्टैंडर्ड सा सवाल है जो पहले भी आईआईटी के अंदर रिपीट हो चुका है और बहुत इंपॉर्टेंट है, ना सिर्फ जेईई मेंस के हिसाब से जेईई एडवांस में भी ये कई बार पूछा गया हुआ सवाल है। तो एक बार डिस्कस कर लेते हैं हो क्या रहा है। आपको बताना है कि लिथियम, सोडियम और पोटेशियम को जब आप एक्सेस एयर के साथ करते हैं तो आपको क्या क्या प्रोडक्ट मिलता है। तो हमें मालूम होना चाहिए कि जब लिथियम को आप एक्सेस O2 के साथ ट्रीट करते हैं तो मेजर प्रोडक्ट आपका होता है लिथियम ऑक्साइड। सोडियम को अगर आप एक्सेस O2 के साथ ट्रीट करते हैं तो मेजर प्रोडक्ट होता है आपका सोडियम परऑक्साइड। ध्यान रखना, यहाँ पे सोडियम ऑक्साइड भी बनता है पर हम यहाँ पे बात कर रहे हैं मेजर प्रोडक्ट का। तो मेजर प्रोडक्ट के हिसाब से अगर देखेंगे तो लिथियम आपका ऑक्साइड बनाता है, सोडियम आपका परऑक्साइड बनाता है, और अगर पोटेशियम, रुबिडियम या सीजियम की बात करें और इनको अगर ट्रीट करें O2 एक्सेस के साथ, एक्सेस O2 के साथ, तो यहाँ पर दे प्रेफर फॉर्मेशन ऑफ सुपर ऑक्साइड लाइक दिस। तो जैसे यहाँ पे KO2 बन जाएगा, यहाँ पे RbO2 बन जाएगा, यहाँ पे बेसिकली सीजियम सुपर ऑक्साइड बन जाएगा। तो इसका लॉजिक है। मैं इसका आपको थोड़ा सा ये भी बता देता हूँ कि कैसे बेसिस पे हमें ये देखते हैं। एक्चुअली हमें ये इन्फॉर्मेशन पता होना ही चाहिए बट फिर भी इसका लॉजिक भी आप देख सकते हैं। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर एनायन अगर देखें तो ये ऑक्साइड एनायन है, यहाँ पे एनायन आपका परऑक्साइड एनायन है, और यहाँ पे एनायन आपका सुपर ऑक्साइड एनायन है, राइट। अगर मैं यहाँ पर चार्ज डेंसिटी की बात करूँ तो सबसे ज़्यादा चार्ज डेंसिटी इसके ऊपर होगी, फिर इसके ऊपर आएगी, और सबसे कम चार्ज डेंसिटी आएगी इसके ऊपर। अब लॉजिक क्या होता है, अगर चार्ज डेंसिटी एनायन पे ज़्यादा है तो इसको स्टेबलाइज करने के लिए हमें ऐसा कैटायन चाहिए होगा जिसकी पोलराइजेशन पावर ज़्यादा हो। अगर आप ऑक्साइड आयन बना रहे हैं, इसकी चार्ज डेंसिटी ज़्यादा है, तो इसको स्टेबलाइज करने के लिए हम ऐसा कैटायन यूज़ करेंगे जिसकी पोलराइजेशन पावर सबसे ज़्यादा हो। क्यों? क्योंकि वो इसका चार्ज अपनी तरफ खींच लेगा और खींचने की वजह से ये कंपाउंड आपका स्टेबलाइज कर जाएगा। तो अगर -2 है तो इसके करस्पॉन्डिंग ऐसा कैटायन होना चाहिए जिसकी पोलराइजेशन पावर सबसे ज़्यादा हो।
अब अगर ग्रुप 1 में देखें लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, पोलराइजेशन पावर सबसे ज़्यादा किसकी होगी? एनायंस में। लिथियम का साइज छोटा है, पोलराइजेशन पावर इसकी सबसे ज़्यादा होगी। तो जो लिथियम आयन होगा ड्यू टू इट्स हाई पोलराइजेशन पावर ये ऑक्सीजन के इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींचेगा और इसके चार्ज को स्टेबलाइज कर देगा। तो ऑक्साइड बनने की टेंडेंसी आपकी सबसे ज़्यादा होगी किसकी? लिथियम की। सोडियम की पोलराइजेशन पावर रिलेटिवली कम होगी, बट पोटेशियम, रुबिडियम और सीजियम से तो डेफिनेटली ज़्यादा होगी। तो यहाँ पर ये Na+ स्टेबलाइज कर सकता है किसको? पेरोक्साइड को। क्यों? क्योंकि इसकी पोलराइजेशन पावर इतनी तो नहीं है, बट डेफिनेटली इनसे ज़्यादा है। और इनकी पोलराइजेशन पावर अगर K+, Rp+ या सीजियम+ की बात करें तो पोलराइजेशन पावर और भी कम होने की वजह से ये सिर्फ ऐसे एनायन को स्टेबलाइज कर पाएंगे जिसके ऊपर चार्ज डेंसिटी कम हो। तो सुपर ऑक्साइड की चार्ज डेंसिटी और भी कम होती है, इसलिए ये K+, Rp+ और सीजियम+ ऐसे एनायंस को स्टेबलाइज करेंगे। तो ध्यान रखना, लिथियम इसलिए बनाता है क्योंकि इसकी पोलराइजेशन पावर ज़्यादा होती है, ऑक्साइड को स्टेबलाइज कर देगा। सोडियम पेरोक्साइड को स्टेबलाइज करेगा, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम आपका सुपर ऑक्साइड को स्टेबलाइज करते हैं। बाकी बहुत स्टैंडर्ड इन्फॉर्मेशन है विच इज़ गिवन फ्रॉम एनसीईआरटी, विच इज़ गिवन इन एनसीईआरटी, डायरेक्टली आप वहाँ से भी देख सकते हैं। और ये एक ऐसा सवाल है जो जेईई के अंदर कई बार रिपीट हुआ है और आगे भी रिपीट होगा। तो ध्यान रखना, अगर फ्यूचर एस्पिरेंट्स हैं तो आपको ये इन्फॉर्मेशन डेफिनेटली क्लियर होना चाहिए। बच्चों हम बात कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 13 की। क्वेश्चन नंबर 13 एरोमेटिक कंपाउंड का है। ये कह रहा है एक कंपाउंड है P जो कि रिएक्ट कर रहा है Br2/FeBr3 के साथ इन CCl4, और वो कह रहा है कि एक प्रोडक्ट मिल रहा है, उसका मोलिकुलर फॉर्मूला C8H7O2Br। ओनली सिंगल आइसोमर, ये बहुत ही शानदार वर्ड यूज किया उसने, सिंगल आइसोमर मिलना चाहिए। और इसको अगर आप सोडा लाइम के साथ अगर आप यहां पे इसको नहीं, इस कंपाउंड को अगर आप सोडा लाइम के साथ हीट करोगे तो आपको मिलना चाहिए टोलुइन। ये क्वेश्चन में हिंट दे रखा है। तो प्यारे बच्चों, इसने CO2 बाहर निकाला होगा, ये सिंगल आइसोमर बनेगा। आप देखिए ऐसे केस में एरोमेटिक तो बनाना ही होगा, क्योंकि इसका DU 4 या 4 से ज्यादा आएगा तो हम जनरल बेंजीन तो बना देते हैं। और ऑप्शन की हेल्प ली अपन ने, ऑप्शन में सब जगह बेंजीन लिखा हुआ है। लेकिन अब मेरे पास में अगर मैं यहाँ COOH और CH3 लगाता हूं तो आने वाला Br+ CH3 के हाइपर के अकॉर्डिंग आएगा, क्योंकि COOH तो -M लगा के डीएक्टिवेट कर रहा है, ये हाइपर लगा करके इसको एक्टिवेट कर रहा है। आने वाला Br+ इसके अकॉर्डिंग आएगा, वो या तो इस ऑर्थो पे आए या इस ऑर्थो पे आए, पैरा उसकी ब्लॉक है। तो इट मींस उसका सिंगल आइसोमर केवल इसी कंपाउंड में बनेगा। तो आपका जो ये आंसर होगा वो इसको देख करके लेना पड़ेगा। और जब आप इसमें सोडा लाइम यूज करेंगे तो सोडा लाइम यूज करने के बाद ये CO2 बाहर निकाल के आपको टोलुइन बना देगा। Next problem is from coordination chemistry, and this we have to calculate the number of isomers possible for a given complex compound. तो यहाँ पे हमें complex compound given है PT NO2 twice En, और हमें बताना है कि इसके corresponding हमारे पास कितने isomers हो सकते हैं। तो ऐसे के सवालों को करने का तरीका क्या होगा? सबसे पहले आप यहाँ पे coordination नंबर देखिए। तो कोऑर्डिनेशन में कितना होगा? ये एक बाइडेंटेड लिगेंड है, 2 बॉन्ड बनाएगा, ये 2 बॉन्ड बनाएगा, टोटल बॉन्ड बनेंगे 4। कोऑर्डिनेशन नंबर 4 की बात हो रही है। और कोऑर्डिनेशन नंबर 4 में आप देख सकते हैं यहाँ पे प्लेटिनम 2+ की स्टेट में, प्लेटिनम 2+ आपका कॉन्फ़िगरेशन होता है 4D8। एक बहुत ही कॉमन सा इंफॉर्मेशन है, 4D8 या 5D8 के जितने भी एलिमेंट्स होते हैं अगर कोऑर्डिनेशन नंबर 4 में होते हैं तो ये ऑलवेज forms square planar complex DsP2 hybridization, right? तो DsP2 होगा और इनका जो ज्योमेट्री होता है वो स्क्वायर प्लानर होता है। अब स्क्वायर प्लानर कॉम्प्लेक्स के अंदर होगा क्या? स्क्वायर प्लानर कॉम्प्लेक्स कभी भी आपका ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो नहीं करता है। क्यों? क्योंकि प्लानर मॉलिक्यूल्स जो हैं उसमें जो जिस प्लेन के अंदर सभी एटम्स होंगे वही प्लेन आपका प्लेनोसिमेट्री से बिहेव करेगा। तो कोई भी प्लानर मॉलिक्यूल कभी भी ऑप्टिकली एक्टिव नहीं हो सकता, क्योंकि जिस प्लेन के अंदर आपके सारे एटम्स होंगे वही प्लेन आपका प्लेनोसिमेट्री हो जाएगा। तो क्या ये ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड होगा? क्या ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो कर सकता है? नहीं, डेफिनेटली नहीं। क्या ये ज्योमेट्रिकल कर सकता है? आमतौर पर स्क्वायर प्लानर कॉम्प्लेक्स ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म कर सकते हैं, बट देखिए किस तरह का एलिमेंट है। अगर बाइडेंटेड लिगेंड को, सिमेट्रिक बाइडेंटेड लिगेंड है, अगर इसको मैं कैपिटल AA से रिप्रेजेंट करूं और स्मॉल NO2 को अगर स्मॉल a से रिप्रेजेंट करें
तो इसका जो रिप्रेजेंटेशन होगा वो कुछ ऐसा होगा, लाइक दिस। यहाँ पे प्लेटिनम अपने पास, ये आपका कैपिटल ए विच इज इथिलीन डायमीन, और ये आपका NO2 और NO2, राइट। क्या ये कंपाउंड ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म शो कर सकता है? ऑफ कोर्स नहीं। ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म के लिए नेसेसरी कि आपका रिलेटिव डिस्टेंस चेंज हो। रिलेटिव डिस्टेंस चेंज होने का मतलब अगर सपोज इस ए को ऊपर नीचे मैं कर देता हूँ तो क्या कुछ फर्क पड़ेगा? यहाँ पे कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। इस ए को आप कैसे भी रख लें, ऊपर रखें नीचे रखें, एक ही कंपाउंड मिलेगा। तो ये जो कंपाउंड है, ये कंपाउंड आपका ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म भी शो नहीं कर रहा है। तो ना ऑप्टिकल कर रहा है ना ज्योमेट्रिकल कर रहा है। इसका मतलब ये स्टीरियो आइसोमरिज्म तो शो नहीं कर सकता। स्टीरियो नहीं आ रहा है तो अब स्ट्रक्चर की बात करते हैं। स्ट्रक्चर आइसोमरिज्म क्या शो कर सकता है? ध्यान रखें, जो NO2 होता है, NO2 माइनस, दिस इज एम्बिडेंटेड लिगेंड। एम्बिडेंटेड लिगेंड का मतलब ये होता है कि यहाँ पर जो कनेक्टिविटी होती है वो आप नाइट्रोजन के थ्रू भी कनेक्ट कर सकते हैं और कनेक्टिविटी आप ऑक्सीजन के थ्रू भी कनेक्ट कर सकते हैं, राइट। तो एम्बिडेंटेड लिगेंड की वजह से यहाँ पर ये आइसोमरिज्म शो करेगा। ऐसे आइसोमर्स को बोलते हैं लिंकेज आइसोमर्स। तो ये सिर्फ लिंकेज आइसोमरिज्म कर सकता है। तो कितने लिंकेज आइसोमरिज्म कर सकता है? आंसर यहाँ पे 3। कैसे? तो ये जो NO2 है, ये NO2 आप इसको NO2 की फॉर्म में रख सकते हैं। मतलब ये NO2 है, दूसरा वाला भी आपका NO2 होगा। एक पॉसिबिलिटी ये होगी। दूसरी पॉसिबिलिटी ये होगी कि पहले वाले को आप NO2 ही रहने दें और सेकेंड वाला आपका बेसिकली ONO में कन्वर्ट हो जाए। ONO का मतलब ये होता है कि आपका डोनर एटम यहाँ पे आप ऑक्सीजन हो चुका है। या फिर एक और पॉसिबिलिटी होगी कि ये भी ONO हो, यहाँ पे डोनर एटम ऑक्सीजन हो जाए और यहाँ पे भी डोनर एटम आपका ऑक्सीजन हो जाए, लाइक दिस। तो आपके पास यहाँ पे 3 पॉसिबिलिटीज होंगी NO2 के साथ, और इन 3 के करस्पॉन्डिंग आपको यहाँ पे 3 लिंकेज आइसोमर्स मिल जाएंगे। तो स्टीरियो आइसोमरिज्म शो कर नहीं सकता था, और स्टीरियो स्ट्रक्चर के अंदर ये सिर्फ लिंकेज शो करेगा जिसके अंदर आपको 3 लिंकेज आइसोमर्स मिलेंगे। करेक्ट आंसर विल बी 3। नेक्स्ट प्रॉब्लम की बात करते हैं अपन, प्रॉब्लम नंबर 15। दिस इज फ्रॉम पीरियोडिक प्रॉपर्टीज, और एक अगेन बहुत ही स्टैंडर्ड सा सवाल है जिसमें आपको एनिक रेडियस कंपेयर करना है ऑक्साइड के, फ्लोराइड के, Na+ के और Mg2+ के। तो बेसिकली वी हैव टू कंपेयर एटॉमिक या आयनिक रेडियस ऑफ ऑक्साइड एंड फ्लोराइड एंड Na+ आयन एंड Mg2+ आयन। और ये भी एक रिपीटेटिव सवाल है, इस तरह के सवाल पहले भी जेईई के अंदर पूछे जा चुके हैं। अगर इसको हम लोग सिंपल कैटेगरी में रखेंगे, कैसे कंपेयर करते हैं, इसका लॉजिक क्या होता है देखते हैं। सबसे पहले आपको ये ऑब्जर्व करना आना चाहिए कि ये आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज है। आइसो इलेक्ट्रॉनिक का मतलब यहाँ पर सब में सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं। आइसो मतलब सेम होता है, इलेक्ट्रॉनिक मतलब यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स की बात हो रही है। तो सबके अंदर सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं और इलेक्ट्रॉन्स हैं 10। अगर आप काउंट करें तो आप पाएंगे कि सबके अंदर 10 इलेक्ट्रॉन है। ऑक्सीजन में 8 होते हैं, 2 आपको और मिले, 10 हो गए। फ्लोराइड के अंदर, फ्लोरीन में 9 होते हैं, 1 और आपने मिला तो 10 हो चुके हैं। सोडियम में 11 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 1 आप लूज कर चुके हैं तो 10 हो गए। मैग्नीशियम में 12 होते हैं, आपने 2 इलेक्ट्रॉन लूज करें तो यहाँ पे भी आपको 10 इलेक्ट्रॉन मिल जाएंगे। तो इलेक्ट्रॉन सबके अंदर सेम है। बट अगर प्रोटॉन की बात करें तो प्रोटॉन्स अगर देखें तो यहाँ पे प्रोटॉन्स ऑफ कोर्स ऑक्सीजन में सबसे कम है 8, यहाँ पे अगर फ्लोरीन में देखें तो 9, सोडियम में 11 और मैग्नीशियम में 12। तो प्रोटॉन्स ज्यादा होने से क्या होगा, जितने ज्यादा प्रोटॉन्स होंगे न्यूक्लियस का चार्ज उतना ज्यादा होगा। न्यूक्लियस का चार्ज अगर ज्यादा होगा तो ऑटोमोस्ट इलेक्ट्रॉन को वो उतने स्ट्रांगली अपनी तरफ खींचेगा और रेडियस आपका अपने आप कम होता जाएगा। तो इलेक्ट्रॉन सेम है, बट अगर आप न्यूक्लियस की पावर देखेंगे तो मैग्नीशियम के करस्पॉन्डिंग न्यूक्लियस की पावर सबसे ज्यादा होगी, क्योंकि नंबर ऑफ प्रोटॉन ज्यादा है, न्यूक्लियस चार्ज ज्यादा होगा, ऑटोमोस्ट इलेक्ट्रॉन को वो ज्यादा अट्रैक्ट करेगा अपनी तरफ एंड हेंस उसका साइज सबसे कम होता जाएगा। तो यहाँ पर अगर देखें तो यहाँ पे न्यूक्लियर चार्ज सबसे ज्यादा होने की वजह से इसका जो साइज होगा सबसे कम होगा, और यहाँ पे न्यूक्लियर चार्ज सबसे कम होने की वजह से यहाँ पे जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा बिटवीन न्यूक्लियस एंड ऑटोमोस्ट इलेक्ट्रॉन सबसे वीक होगा। इसकी वजह से यहाँ पर रेडियस आपका सबसे ज्यादा आएगा। तो ऑर्डर एक बहुत ही सिंपल सा है, ऑक्साइड का सबसे ज्यादा होगा, फिर फ्लोराइड का। आमतौर पे वैसे भी एनायंस का रेडियस कैटायन से ज्यादा होता है, फॉलोड बाय Na+, फॉलोड बाय Mg2+, राइट। तो अगेन एक सिंपल कैटेगरी का सवाल था, ऐसा सवाल था जो पहले भी रिपीट हो चुका है और इजीली आप कंपेयर कर सकते हैं आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज का रेडियस। नेक्स्ट प्रॉब्लम इज फ्रॉम एटॉमिक स्ट्रक्चर, इन दिस वी हैव टू डिटरमाइन द रीजन इन द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम वेयर द बाल्मर सीरीज लाइन अपीयर। बाल्मर सीरीज की बात हो रही है और आपको बताना है कि बाल्मर सीरीज की जो लाइंस होती हैं वो लाइंस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस में कहाँ पर आती हैं या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम में वो कहाँ पर लाई करते हैं। तो अगेन एक बहुत ही सिंपल सा इन्फॉर्मेशन बेस्ड सवाल है। आपको मालूम होना चाहिए कि जितने भी स्पेक्ट्रल लाइंस के या स्पेक्ट्रल लाइंस के जो
सीरीज होती हैं, इनके अंदर लाइमन सीरीज की अगर बात करें तो लाइमन सीरीज के अंदर सारे फोटोन्स या सारे लाइंस आपके अल्ट्रावायलेट रीजन में बिलोंग करती हैं। बॉल्मर सीरीज के अंदर अगर देखें तो पहले जो 4 लाइंस होती हैं 3 से 2, 4 से 2, 5 से 2 और 6 से 2 ये आपके विजिबल को बिलोंग करती हैं, बाकी लाइंस आपकी अल्ट्रावायलेट को बिलोंग करती हैं। और इसके बाद अगर आप इंफ्रारेड, पीफर्न, ब्रैकेट अगर इन सब की बात करें तो ये सारे के सारे आपके बिलोंग करती हैं इंफ्रारेड रीजन को। तो ये थोड़ा सा कंट्रोवर्शियल सवाल हो सकता है क्योंकि इसके अंदर 2 पॉसिबल आंसर हैं। क्यों? आपसे पूछा है कि बॉल्मर सीरीज की लाइंस कहाँ पे अपीयर होंगी, विजिबल है, माइक्रोवेव है, अल्ट्रावायलेट है, और फोर्थ ऑप्शन है आपका इंफ्रारेड। तो डेफिनेटली माइक्रोवेव और इंफ्रारेड तो नहीं होगा, यहाँ पे आंसर आपका विजिबल होगा और अल्ट्रावायलेट होगा, क्योंकि पहले जो 4 लाइंस होती हैं वो आपके विजिबल रेंज को बिलोंग करती हैं और बाकी की लाइंस जो होती हैं वो अल्ट्रावायलेट रेंज को बिलोंग करती हैं। तो मेरे ओपिनियन में इसका आंसर यहाँ पर विजिबल भी आएगा और अल्ट्रावायलेट भी आएगा। बट यहाँ पर जो जेई का आंसर दे रखा है उन्होंने विजिबल दे रखा है, तो उन्होंने पहले 4 लाइंस को कंसिडर करते हुए उन्होंने विजिबल ऑप्शन दे रखा है। बट अगर मल्टीपल चॉइस होता है तो ये दोनों आंसर सही होते हैं, विजिबल भी आता और अल्ट्रावायलेट भी आता, फॉर द सेम रीजन, फॉर द सिंपल रीजन कि जो पहले 4 लाइंस होती हैं 3 से 2, 4 से 2, 5 से 2 और 6 से 2 वो आपको विजिबल लाइंस को बिलोंग करती है। हाइड्रोजन एटम की बात करें अपन यहाँ पर, और बाकी की जो लाइंस होंगी आपकी 7 to 2, 8 to 2, 9 to 2 ये सारी जो लाइंस होंगी ये सारी लाइंस आपकी अल्ट्रावायलेट रीजन को बिलोंग करती है। तो इस तरह से 2 पॉसिबल आंसर हो सकते हैं इसका, विजिबल भी हो सकता है और अल्ट्रावायलेट भी हो सकता है। तो बात करते हैं अपन 17 प्रॉब्लम का। दिस इज फ्रॉम केमिकल बॉन्डिंग, एक काफ़ी इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम है। क्या कॉन्सेप्ट होता है इसका वो भी हम लोग एक बार एनालाइज कर लेते हैं। तो बेसिकली आपको यहाँ पे ग्राफ दे रखा होगा पोटेंशियल एनर्जी वर्सेस इंटर एटॉमिक डिस्टेंस का। इंटर एटॉमिक डिस्टेंस का मतलब होता है तो एटम्स के बीच में डिस्टेंस, राइट। तो वो होता क्या है, जब एक मॉलिक्यूल बनता है तो एटम्स एक दूसरे को अप्रोच करते हैं। अप्रोच करने का रीज़न ये होता है कि एक एटम का न्यूक्लियस दूसरे एटम के इलेक्ट्रॉन्स को अट्रैक्ट कर रहा होगा और दूसरे एटम का न्यूक्लियस पहले वाले के इलेक्ट्रॉन्स को अट्रैक्ट कर रहा होता है। तो ड्यू टू अट्रैक्टिव फोर्सेस होते क्या है, एटम एक दूसरे को अप्रोच कर रहे हैं, एक का न्यूक्लियस दूसरे के इलेक्ट्रॉन को और दूसरे का न्यूक्लियस पहले वाले के इलेक्ट्रॉन्स को अट्रैक्ट कर रहा होता है। तो ड्यू टू फोर्स अट्रैक्शन ये आपस में आएंगे, पास में आएंगे। जब वो इन्फिनिट दूरी पे होते हैं, इंटर एटॉमिक डिस्टेंस मान लो अगर बहुत ज़्यादा है और दोनों एटम बहुत दूर हैं, तो हम एज्यूम करते हैं कि इनके बीच में कोई भी इंटरेक्शन नहीं होगा और ऐसे सिस्टम का पोटेंशियल एनर्जी नेगेटिव होता है, इनफैक्ट जीरो होता है। जब इंटर एटॉमिक डिस्टेंस इन्फिनिट होगा तो आपका पोटेंशियल एनर्जी जीरो को अप्रोच करेगा। तो जैसे जैसे एटम पास में आएंगे ड्यू टू अट्रैक्टिव फोर्सेस, जब भी अट्रैक्टिव फोर्सेस होते हैं सिस्टम की एनर्जी घटती है। तो होता क्या है कि जैसे जैसे एटम पास में आएंगे, जैसे मान लो यहाँ पे ए और डी पास में आएंगे तो सिस्टम की एनर्जी घटेगी 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 घटेगी, और ये कब तक पास में आएंगे, ये तब तक पास में आएंगे जब तक फोर्सेस बैलेंस ना हो जाए। कौन से फोर्सेस बैलेंस? एक तो अट्रैक्टिव फोर्सेस होगा, बेसिकली न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन्स के बीच में एक का न्यूक्लियस दूसरे के इलेक्ट्रॉन्स को अट्रैक्ट कर रहा था, दूसरे का न्यूक्लियस पहले के इलेक्ट्रॉन्स को अट्रैक्ट कर रहा था। और दूसरा एक फोर्स ऑफ रिपल्शन भी होता है, न्यूक्लियस से न्यूक्लियस के बीच में भी रिपल्शन होंगे, इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन के बीच में रिपल्शन होंगे। तो अट्रैक्टिव फोर्सेस भी होते हैं, रिपल्सिव फोर्सेस भी होते हैं। जब वो बैलेंस आउट करते हैं तो इस पोजीशन पर आ जाते हैं अपन, इस पोजीशन पर आपके सारे फोर्सेस बैलेंस आउट करते हैं। इससे अगर और करीब लेके आएंगे, जो मैंने डॉटेड लाइन से शो कर रखा है, तो और करीब लाने पे होता क्या है, आपके रिपल्सिव फोर्सेस डोमिनेट करने लगते हैं अट्रैक्टिव फोर्सेस पे। मतलब न्यूक्लियस के बीच में जो रिपल्शन है या इलेक्ट्रॉन के बीच में जो रिपल्शन है वो रिपल्सिव फोर्सेस ज़्यादा होंगे एज कम्पेयर टू अट्रैक्टिव फोर्सेस। अगर रिपल्सिव फोर्सेस डोमिनेट करेंगे तो सिस्टम की एनर्जी बढ़ेगा और ऐसा सिस्टम अनस्टेबल होता है। तो ये होता नहीं है, प्रैक्टिकली जो होता है वो यही होता है कि दोनों एटम अप्रोच करेंगे, कब तक? जब तक इनकी पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम ना हो जाए। ये वो मोमेंट होगा जहाँ पर अट्रैक्टिव फोर्सेस और रिपल्सिव फोर्सेस एक दूसरे को बैलेंस करते हैं, और इसी पोजीशन को हम बोलते हैं केमिकल बॉन्ड। मतलब ये जो पोजीशन होता है इसी को हम बोल सकते हैं कि यहाँ पर अब एक केमिकल बॉन्ड बन चुका है ए और डी के बीच में। इस तरह के ग्राफ में हम 2 चीज़ें के ऊपर कमेंट कर सकते हैं, 2 चीज़ें डिटरमाइन कर सकते हैं। एक तो हम ये डिटरमाइन कर सकते हैं कि कितना बॉन्ड एनर्जी होगा, और ये भी डिटरमाइन कर सकते हैं कि जब बॉन्ड बनता है तो बॉन्ड लेंथ कितना होगा। जैसे सपोज एडी के रेस्पेक्ट में अगर देखें तो एडी बनाने में इतना एनर्जी बेसिकली रिलीज हुआ। आप ऐसा सोच सकते हैं कि इनिशियल एनर्जी इतना था 0, और ये कम होते होते कितना हो गया, लेट से मान लेते हैं -350 है। तो अगर मान लो ये 350 होता है, -350 होता है, तो अभी सिस्टम की एनर्जी -350 किलो जूल्स है। इसका मतलब इतना एनर्जी रिलीज हुआ है। ये जो एनर्जी होगा इसी को हम बोलते हैं बॉन्ड एनर्जी। अगर इतना एनर्जी मैं वापस अप्लाई कर दूं तो ये वापस ए और डी अपनी अपनी पोजीशन वापस चले जाएंगे, दूर हो जाएंगे और बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा। मतलब इस बॉन्ड को बनने में इतना एनर्जी रिलीज हुआ, या अगर इतना एनर्जी मैं सप्लाई कर दूं तो ये बॉन्ड वापस ब्रेक हो जाएगा और ए और डी सेपरेट हो जाएंगे। तो इस मिनिमा के करस्पॉन्डिंग जो आपका पोटेंशियल एनर्जी होगा, इसी एनर्जी को हम बोलते हैं बॉन्ड एनर्जी, राइट। तो ऑफकोर्स हम कंपेयर कर सकते हैं बॉन्ड एनर्जी। जैसे अगर सपोज ए डी और ए बी में कंपेयर करना है तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर वैल्यू और भी कम है। मान लेते हैं यहाँ पे वैल्यू -510 ऐसा कुछ तो है।
तो हम बोल सकते हैं कि ए बी के करस्पॉन्डिंग पोटेंशियल एनर्जी और भी कम है, इसका मतलब इसकी बॉन्ड एनर्जी ज़्यादा है। वैल्यू अगर नेगेटिव में ज़्यादा है, इसका मतलब बेसिकली ए बी बनने में इतना एनर्जी रिलीज हुआ है, और अगर ए बी को मेरे को तोड़ना है तो इतना एनर्जी सप्लाई करना पड़ेगा। तो अगर ए बी को डिसोशिएट करने के लिए अगर इतना एनर्जी सप्लाई करना पड़ेगा, इसका मतलब ए बी का बॉन्ड एनर्जी ज़्यादा होगा। तो जितना ज़्यादा मिनिमा होता जाएगा बॉन्ड एनर्जी उतना ज़्यादा होता जाएगा। तो अगर कंपेयर करना है कि कौन सा बॉन्ड ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, ए बी और ए डी, तो कंपेयर कर सकते हैं ए बी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगा, या इसको ऐसे भी बोल सकते हैं कि ए बी बॉन्ड आपका ज़्यादा स्टिफ होगा। आपको जो ऑप्शंस दे रखे थे उसमें यही हमें बताना था कि कौन सा बॉन्ड सबसे ज़्यादा स्टिफ होगा, या किसका बॉन्ड लेंथ ज़्यादा होगा, या किसका बॉन्ड लेंथ कम होगा। तो हम लोग कंपेयर कर सकते हैं, ए बी के करस्पॉन्डिंग मिनिमम सबसे नीचे है, इसका मतलब ये बॉन्ड आपका सबसे ज़्यादा स्टिफ होगा, सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगा। हमसे पूछा नहीं गया, पर अगर सपोज हमें कंपेयर करना है बॉन्ड लेंथ, तो बॉन्ड लेंथ भी कंपेयर कर सकते हैं। ये जो इंटर एटॉमिक डिस्टेंस होगा, मान लो ये डिस्टेंस ए नॉट है, तो ये ए नॉट इंटर एटॉमिक डिस्टेंस आपका बॉन्ड लेंथ होगा ए डी का। और अगर इसके करस्पॉन्डिंग मान लो ये डिस्टेंस आपका बी नॉट है, तो ये बी नॉट होगा ये आपका बॉन्ड लेंथ होगा ए बी के करस्पॉन्डिंग। तो ये जो मिनिमा होता है, इस मिनिमा के करस्पॉन्डिंग जो इंटर एटॉमिक डिस्टेंस आएगा वो कहलाएगा बॉन्ड लेंथ, और इस मिनिमा के करस्पॉन्डिंग जो पोटेंशियल एनर्जी आती है वो कहलाती है आपकी बॉन्ड एनर्जी। तो हमें यहाँ पे कंपेयर करना था बेसिकली कि कौन सा बॉन्ड स्ट्रॉन्ग होगा या किसका बॉन्ड लेंथ ज़्यादा होगा। तो जो भी गिवन ऑप्शन है आपके पास, उसमें आपका ये इक्वेशन सेटिस्फाई करेगा, मतलब ये वाला ऑप्शन सेटिस्फाई करेगा जिसमें ए बी के करस्पॉन्डिंग आपका बॉन्ड सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग दे रखा है, या स्टिफेस्ट बॉन्ड दे रखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा 18, जो कि बायोमोलिक्यूल से है। क्वेश्चन ने क्या पूछा है कि माल्टोज में कौन सा फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है। तो सबसे पहली बात, माल्टोज होता क्या है? माल्टोज बनता है अल्फा डी ग्लूकोज से। तो मैं आपको बता दूं कि अल्फा डी ग्लूकोज जो होगा ना बेटा, वो ये स्ट्रक्चर होता है। अल्फा डी ग्लूकोज का अगर आप साइक्लिक स्ट्रक्चर बनाएंगे, HOH, इसके 2 मॉलिक्यूल लेने पड़ेंगे आपको। अल्फा का मतलब OH नीचे की ओर लिखना है इस कार्बन पे, जो कि आपको पता ही है अल्फा बीटा कैसे लिखते हैं। अब बच्चों, ये अल्फा डी ग्लूकोज के 2 मॉलिक्यूल से वाटर का मॉलिक्यूल निकाल दीजिए आप। जब वाटर का मॉलिक्यूल बाहर निकालेंगे तो उस केस में जो स्ट्रक्चर बनेगा उसको आप ड्रॉ कीजिए, वो माल्टोज होगा। यहां पे कहीं रिएक्शन नहीं हुई है, आप उसको वैसा का वैसा लिख सकते हैं, HOH, OH, H, HOH। यहां पे एक हाइड्रोजन है और इसके साथ ये ऑक्सीजन अटैच है। ये कार्बन नहीं होता बेटा, ये भी कार्बन नहीं है। लिखने का तरीका ऐसा होता है, यहां H, यहां पे H, OH, H, OH, OH, H, CH2OH, H। अब क्या पूछ रहा है? फंक्शनल ग्रुप। सबसे पहली बात बेटा, इसको देखो, इस कार्बन पे क्या है? ईथर और अल्कोहल। ईथर और अल्कोहल, एक कार्बन पे ईथर अल्कोहल, ये कहलाता है बेटा हेमी एसीटल। हेमी एसीटल। और ये वाला देखो, इस कार्बन में देखो बेटा, इस कार्बन पे क्या है? 2 ईथर है, OC, और ये OC। ये कार्बन नहीं है, ये कार्बन नहीं है, तो ये इस कार्बन पे 2 ईथर है, तो इसको हम बोलेंगे एसीटल या कीटल। लेकिन अगर एल्डिहाइड, उस कार्बन पे अगर H है, अगर वो एल्डिहाइड से बना है तो हम बोलते हैं एसीटल। तो इसको हम यूज करेंगे बेटा एसीटल। तो इस माल्टोज में जो फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है वो क्या है बेटा? एसीटल एंड हेमी एसीटल। नेक्स्ट प्रॉब्लम की बात करते हैं। दिस इज फ्रॉम थर्मोडायनेमिक्स, एंड एक ऑप्शन आपका रियल गैस का भी है इसके अंदर। आपसे पूछा है कि फॉर 1 मोल ऑफ एन आइडियल गैस विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू। मतलब 1 मोल आइडियल गैस अपने पास, और हमसे पूछा है कि कौन कौन से स्टेटमेंट ट्रू है। एक एक कर सारे ऑप्शन एनालाइज कर लेते हैं। ऑप्शन ए बोल रहा है कि U and H डिपेंड्स ओनली अपॉन टेम्परेचर। तो आइडियल गैसेस के लिए हम लोग बोल सकते हैं कि जो U होगा उसको हम लिख सकते हैं NCVMT, और आइडियल गैसेस के लिए एंथैल्पी को हम लोग लिख सकते हैं एज NCPMT। ध्यान रखना, इसी से हम लोग डेल्टा U या डेल्टा H भी लिख सकते हैं। ध्यान रखना, डेल्टा U हो जाएगा आपका NCVM डेल्टा T। सिमिलरली आपका जो डेल्टा H हो जाएगा वो हो जाएगा आपका NCPM डेल्टा T। इस तरीके से हम लोग डेल्टा U या डेल्टा H निकाल सकते हैं। एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट ये भी है कि ये जो डेल्टा U डेल्टा H होंगे,
ये आपके आइडियल केसेस के लिए होल्ड तो कर रहे हैं, बट दिस इज ट्रू फॉर ऑल प्रोसेस, ट्रू फॉर ऑल प्रोसेस, चाहे वो प्रोसेस आपका आइसोथर्मिक हो, आइसोबारिक हो, आइसोकोरिक हो या एडिबैटिक हो, इससे फर्क नहीं पड़ेगा। हर प्रोसेस के लिए आप डेल्टा यू को आप एनसीवीएम डेल्टा टी लिख सकते हैं, हर प्रोसेस के लिए डेल्टा एच अपॉन एनसीपीएम डेल्टा टी लिख सकते हैं। इसका रीजन ये होता है एज बोथ एंथैल्पी एज वेल एज इंटरनल एनर्जी आर स्टेट फंक्शन। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि अगर एंथैल्पी और इंटरनर्जी और एंथैल्पी अगर आपका स्टेट फंक्शन होगा तो ये प्रोसेस या पाथ के ऊपर डिपेंड नहीं करते। मतलब जैसे मान लो अगर अपने पास एक पॉइंट ए है और ये पॉइंट बी है और आप ए से बी में जा रहे हैं और सपोज इसके करस्पॉन्डिंग आपका डेल्टा यू एक्स आता है। अब मैं बोल रहा हूँ कि इंटरनर्जी आपका स्टेट फंक्शन है, अगर स्टेट फंक्शन होगा तो इसका जो चेंज इन वैल्यू होगा डेल्टा यू वो सिर्फ इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट के ऊपर डिपेंड करता है। अगर मैं प्रोसेस और पाथ चेंज कर भी लेता हूँ, मान लेता हूँ कि ये प्रोसेस है या फिर ये प्रोसेस है, तो अगर इसके करस्पॉन्डिंग डेल्टा यू आपका एक्स आता है तो इन सब प्रोसेस के करस्पॉन्डिंग भी डेल्टा यू आपका एक्स ही आएगा। क्यों? क्योंकि ये पाथ फंक्शन, ये स्टेट फंक्शन है जो सिर्फ इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट के ऊपर डिपेंड कर रहा है, प्रोसेस के इंडिपेंडेंट है। तो अगर एक पर्टिकुलर प्रोसेस में आप ये लिख सकते हैं तो हर प्रोसेस के लिए आप ये लिख सकते हैं। तो ध्यान रखना, आप हर आइडियल केस के लिए ये लिख सकते हैं, ये प्रोसेस के इंडिपेंडेंट आपका होगा। तो ये आपका ऑप्शन डी भी था, तो ऑप्शन डी भी आप सही बोल सकते हैं, ऑप्शन ए भी आप सही बोल सकते हैं। ऑप्शन सी बोल रहा है कि CPM माइनस CVM आपका R होता है, ये बात सही होता है। आइडियल गैसेस के लिए हम लोग ये बात सही मानते हैं, प्रूव भी कर सकते हैं कि मोलर हेड कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर माइनस मोलर हेड कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम आपका R होगा। तो सी ऑप्शन भी सही है। और बी की बात हो रही है कि कंप्रेसिटी फैक्टर आपका 1 के बराबर नहीं होगा, तो ये गलत है डेफिनेटली। आइडियल गैसेस के लिए आपका जो Z होता है वो डेफिनेटली 1 होता है। तो ये आपके सारे कॉन्सेप्ट हैं, इसके बेसिस पे आप देख सकते हैं कि ऑप्शन 1 आपका सेटिस्फाई कर जाएगा। आपको बताना था कि कौन कौन से स्टेटमेंट सही हैं, तो हम ये देख सकते हैं। स्टार्ट करते हैं अपन प्रॉब्लम नंबर 20। दिस इज फ्रॉम कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड और केमिकल बॉन्डिंग ये दो ऐसे टॉपिक होते हैं जिनका वेटेज सबसे ज़्यादा होता है और आमतौर पर इस तरह के जो सवाल होते हैं ये हर पेपर में पूछे जाते हैं, तो कोई सरप्राइजिंग नहीं इस तरह के सवाल पूछे जाने हैं। आपको करना है क्या इस सवालों के अंदर, आपको इसलिए बताना है कि किस पेयर में सेम मैग्नेटिक मोमेंट है। मैग्नेटिक मोमेंट सेम होने का मतलब बेसिकली आपको बताना है कि किसके अंदर अनपेयर इलेक्ट्रॉन सेम होते हैं। मैग्नेटिक मोमेंट का फॉर्मूला आपको शायद पता होगा, दिस इज √n × n+2 बोर्स मैग्नेटॉन। यहाँ पे n आपके अनपेयर इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो अगर आपके अनपेयर इलेक्ट्रॉन सेम होंगे तो इसका मतलब मैग्नेटिक मोमेंट भी सेम होगा। तो हमें बताना है कि ये जो 4 ऑप्शन है इनमें से कौन सा ऑप्शन ऐसा है जिसमें दोनों कंपाउंड के करस्पॉन्डिंग मैग्नेटिक मोमेंट या फिर अनपेयर इलेक्ट्रॉन आपका सेम होगा। तो क्रिस्टल फील्ड थ्योरी के कॉन्सेप्ट लगाते हुए हम लोग ये कर सकते हैं। आइए देखते हैं। जैसे बात करें पहले कंपाउंड की, मैग्नीज 2+ की स्टेट में ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स है अपने पास। मैग्नीज 2+ डायरेक्टली बोल सकते हैं अपन आपका 3d5 कॉन्फ़िगरेशन होगा, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, और वाटर आपका यहाँ पे वीक फील्ड लिगेंड है। तो 3d5 कॉन्फ़िगरेशन है और वीक फील्ड लिगेंड है, इसका मतलब इलेक्ट्रॉन्स को फिल कैसे करेंगे। ये T2g ऑर्बिटल्स है अपने पास, ये Eg ऑर्बिटल्स अपने पास, पहला, दूसरा, तीसरा, 3 इलेक्ट्रॉन जाएंगे। ध्यान रखना वीक फील्ड लिगेंड अगर होते हैं तो स्प्लिटिंग कम होती है। स्प्लिटिंग कम है तो मतलब एनर्जी गैप कम है। एनर्जी गैप कम है तो इलेक्ट्रॉन को पेयर करने के बजाय हम लोग इलेक्ट्रॉन को ऊपर भेजना प्रेफर करते हैं। तो जो 4th इलेक्ट्रॉन है जिसके पास 2 ऑप्शन होते हैं, या तो ये पेयर हो जाए या फिर ऊपर चला जाए। पेयर करेंगे तो पेयरिंग एनर्जी खर्च होगी और ऊपर भेजेंगे तो इतना एनर्जी देना पड़ेगा विच इज डेल्टा ओ। अब वीक फील्ड लिगेंड के करस्पॉन्डिंग डेल्टा ओ कम होता है, तो आप वो काम करते हैं जिसमें आपको कम एनर्जी देना पड़े। तो पेयर करने में ज़्यादा एनर्जी खर्च करना पड़ेगा क्योंकि पेयरिंग एनर्जी यहाँ पे ज़्यादा होगी, और स्प्लिटिंग एनर्जी या स्प्लिटिंग कम है तो ऊपर भेजने में आपको कम एनर्जी खर्च करना पड़ेगा। तो ऐसे केसेस के अंदर आप इलेक्ट्रॉन एक्चुअली ऊपर भेजते हैं तो 4th ऊपर जाएगा, 5th ऊपर जाएगा। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे अनपेयर इलेक्ट्रॉन जाएंगे आपके पास 5। सेकंड ऑप्शन की बात करें, यहाँ पर क्रोमियम आप देख सकते हैं +2 की स्टेट में, तो क्रोमियम 2+ हो जाएगा आपका 3d4 कॉन्फ़िगरेशन। अगेन वाटर आपका वीक फील्ड लिगेंड है, तो इलेक्ट्रॉन्स को फिल कैसे करेंगे। यहाँ पर अगर फिल करें तो पहला, दूसरा, तीसरा, अगेन वीक फील्ड लिगेंड कैसे, इलेक्ट्रॉन ऊपर चला जाएगा तो ऊपर गया। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे अनपेयर इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे आपके पास 4। तो इसके पास 4 अनपेयर इलेक्ट्रॉन है, इसके पास 5 अनपेयर इलेक्ट्रॉन है। हमें देखना था कि कौन सा ऑप्शन ऐसा होगा जहाँ पे दोनों केसेस में अनपेयर इलेक्ट्रॉन सेम या फिर मैग्नेटिक मोमेंट सेम होगा। तो ऑफकोर्स पहला ऑप्शन तो आपका सेटिस्फाई नहीं करता। सेकंड ऑप्शन की बात करें, ये वही कंपाउंड है, तो यहाँ पर आपके पास अनपेयर इलेक्ट्रॉन डायरेक्टली बोल दिया कितना हो गया 4। COCl4 -2 कोबाल्ट 2+ है,
कोबाल्ट 2 प्लस होता है आपका 3d7 कॉन्फ़िगरेशन, और वीक फील्ड लिगेंड अगर अपने पास है तो 3d7 और वीक फील्ड लिगेंड और कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है, तो ये कंपाउंड होता है आपका टेट्राहेड्रल। तो टेट्राहेड्रल होता है, टेट्राहेड्रल के अंदर आप इलेक्ट्रॉन्स को बेसिकली ईजी ऑर्बिटल्स का एनर्जी कम होता है, T2 जी ऑर्बिटल्स का ज़्यादा होता है। तो 7 इलेक्ट्रॉन्स को आप ऐसे भरते हैं, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, सॉरी हाँ, इस तरह से आप इलेक्ट्रॉन्स को फिलअप कर देते हैं। तो आप देख सकते हैं बेसिकली इसके अंदर अपने पास 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे। ध्यान रखना, हमें डेफिनेटली पता होना चाहिए कि कोऑर्डिनेशन नंबर 4 के अंदर गिवन कंपाउंड टेट्राहेड्रल है या फिर स्क्वायर प्लेनर है, उसी के बाद अपन बात कर सकते हैं। अगर 3d7 होगा जैसे कोबाल्ट 2 प्लस के साथ है, और अगर वीक फील्ड लिगेंड होगा तो ये आपका टेट्राहेड्रल होगा। तो अनपेयर्ड यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 3 है, ऑफकोर्स मैच नहीं कर रहा है, तो सेकंड ऑप्शन पे आपका मैच नहीं करेगा। थर्ड में अगेन सेम कंपाउंड है, अच्छी बात है, हमें मालूम है कि यहाँ पे अनपेक्ट्रॉन कितने हैं, 4 है। इसकी बात करें आयरन 2 प्लस, तो +2 की स्टेट में है, तो आयरन 2 प्लस अगर अपन देखते हैं तो आयरन 2 प्लस हो जाएगा आपका 3d6 एंड अगेन वाटर आपका वीक फील्ड लिगेंड है। तो इलेक्ट्रॉन्स को फिल कैसे करेंगे, 1 2 3 4 5, T2G नीचे, EG ऊपर, पहला, दूसरा, तीसरा, वीक फील्ड लिगेंड है, इलेक्ट्रॉन ऊपर जाएगा, चौथा, पांचवा, छठा, 2 यहाँ पर, 2 यहाँ पर। अनपेक्ट्रॉन आप यहाँ पे देख सकते हैं कितने हैं, 4। तो यहाँ पे भी 4 अनपेक्ट्रॉन है, यहाँ पे 4 अनपेक्ट्रॉन है। ऑफकोर्स इन दोनों के करस्पॉन्डिंग अनपेक्ट्रॉन सेम है, तो मैग्नेटिक मोमेंट भी सेम होगा, यही आपका आंसर हो जाएगा। जेईई मेंस से एक ही ऑप्शन सही होता है, अगर आपको थर्ड मिल चुका है तो आइडियली आपको फोर्थ चेक करना भी नहीं है, बट फिर भी फॉर द सेक ऑफ नॉलेज हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं। तो कोबाल्ट OH4 2-, अगेन OH आपका एक वीक फील्ड लिगेंड है, और कोबाल्ट 2 प्लस की बात करें तो ये आपका 3d7 होता है, वीक फील्ड लिगेंड 3d7, कोऑर्डिनेशन नंबर 4। कौन सा कंपाउंड होगा ये, टेट्राहेड्रल, जैसा मैंने आपको ऊपर बताया आपको। ऐसे कैसे यहाँ पे सील वीक फील्ड लिगेंड था, यहाँ पे OH आपका वीक फील्ड लिगेंड है, तो EG नीचे, T2G ऊपर, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, अनपेयर इलेक्ट्रॉन आपको मिल जाएंगे यहाँ पे 3, लाइक दिस। FeNH3 2 प्लस, अमोनिया आयरन के साथ वैसे तो बहुत मुश्किल से कॉम्प्लेक्स बनाएगा, पर अगर बना भी लेता है तो यहाँ पर अमोनिया एक वीक फील्ड लिगेंड जैसे ट्रीट करते हैं, ध्यान रखना इस बात को। आमतौर पर अमोनिया हम लोग स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड लेते हैं, पर हमेशा नहीं। अमोनिया एक मॉडरेट टाइप का लिगेंड होता है, जो कुछ एक केसेस में वीक फील्ड लिगेंड और कुछ एक केसेस में स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड जैसे बिहेव करता है। तो अगर आप आयरन के साथ देखेंगे तो आयरन वगैरह के साथ ये एक वीक फील्ड लिगेंड जैसे बिहेव करता है। हमें अगर नहीं मालूम तो क्या करेंगे, चलो एक बार करके देखते हैं अपन। आयरन अगर आपको यहाँ पे +2 की स्टेट में है, ठीक है, 3d6 कॉन्फ़िगरेशन है, मान लेते हैं केस में कि वीक फील्ड लिगेंड है, तो अगर वीक फील्ड लिगेंड है तो क्या होगा, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, अनपेक्ट्रॉन हो जाएंगे कितने, 4। यहाँ पर अनपेक्ट्रॉन कितने हैं, 3। क्या आपका आंसर मैच करेगा, नहीं। सपोज हमें नहीं मालूम कि वीक फील्ड लिगेंड है और हम लोगों का स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड मानकर करते हैं, तो कैसे होता, तो पहला, दूसरा, तीसरा स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है तो चौथा इलेक्ट्रॉन नीचे जाएगा, चौथा, पांचवा, छठा, तो 6 के 6 इलेक्ट्रॉन नीचे आ जाते हैं। ऐसे केसेस में अनपेक्ट्रॉन आपके 0 होते हैं, तो यहाँ पे 0 होता है, यहाँ पे 3 होता, तो ऑप्शन तो आपका तब भी मैच नहीं करता, राइट। और फिर भी एक ऐसा इन्फॉर्मेशन बता रहा हूँ कि फेरस के साथ अमोनिया वैसे तो कॉम्प्लेक्स बनाता नहीं है, पर अगर बना रहा है कुछ इस तरीके से बना भी दिया जाए तो यहाँ पे अमोनिया को वीक फील्ड लिगेंड जैसा ही ट्रीट करते हैं। तो अनपेक्ट्रॉन यहाँ पे हो जाएंगे 4, यहाँ पे अपने पास थे 3, तो ऑफकोर्स ये ऑप्शन पे आपको मैच नहीं करेगा। द करेक्ट ऑप्शन विल बी ऑप्शन नंबर 3। तो नेक्स्ट हम बात करेंगे इंटीजर टाइप सवालों की। इंटीजर टाइप सवाल में सबसे पहला जो सवाल है प्रॉब्लम 21, दिस इज फ्रॉम मोल कॉन्सेप्ट। एक बहुत ही आसान सीधा सा सवाल है जिसमें आपको नाइट्रोजन और हाइड्रोजन के मासेस दे रखे हैं और आपसे पूछा है कि कितना अमोनिया बनेगा ग्राम्स के अंदर। थोड़ा सा सिंपल प्रॉब्लम फ्रॉम स्टोइचियोमेट्री। कैसे करते हैं, सबसे पहला बैलेंस केमिकल रिएक्शन लिख सकते हैं, N2H2 के साथ कंबाइन करके 2 अमोनिया बनाएगा। उसके बाद आप इनिशियल मोल्स निकाल सकते हैं, आपको वेट दे रखा है तो आप मोल्स निकाल सकते हैं। जैसे 2.8 kg का मतलब यहाँ पर वेट है आपका 2800 ग्राम और यहाँ पे वेट है आपका 1000 ग्राम, राइट। तो आप इनके करस्पॉन्डिंग मोल्स निकाल सकते हैं। मोल्स अगर निकालेंगे तो इसके मोल्स रहेंगे 2800। N2 का ग्राम मोलर मास 28 ही होता है, तो बेसिकली आप बोल सकते हैं कि इसके मोल्स रहेंगे 100। और यहाँ पर अगर अपन देखें तो वेट आपका अगर 1000 ग्राम है और H2 का ग्राम मोलर मास होता है 2, बेसिकली इसके मोल्स हो जाएंगे 500। तो मोल वाइज अगर देखें तो N2 के मोल्स हैं 100 और H2 के मोल्स हैं 500। ऐसे केसेस में हमें देखना होता है कि लिमिटिंग एजेंट कौन होगा, और लिमिटिंग एजेंट को आइडेंटिफाई करने का सबसे सिंपल तरीका होता है कि मोल्स अपॉन स्टोइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट कैलकुलेट करें। तो मोल बाय स्टोइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट कैलकुलेट करेंगे और जिसके लिए रेशियो मिनिमम होता है वो आपका LR होगा। तो नाइट्रोजन के लिए मोल्स आपके 100, कोफिशिएंट है आपका 1,
तो मोल्स बाय कोफिशिएंट हो जाएगा 100, मोल्स है कोफिशिएंट 1 है तो मोल्स बाय स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट 100। यहाँ पे मोल्स आपके 500 है और कोफिशिएंट 3 है तो रेशियो हो जाएगा आपका 500/3। तो यहाँ पे रेशियो अराउंड 167 है, यहाँ पे रेशियो आपका 100 है। यहाँ पे आप देख सकते हैं इसके करस्पॉन्डिंग रेशियो मिनिमम है, अगर मिनिमम है तो ये आपका LR होगा। LR आइडेंटिफाई करना इसलिए नेसेसरी होता है क्योंकि ये डिसाइड करता है कि प्रोडक्ट कितना बनेगा। तो कैसे डिसाइड करेंगे, आप क्लियरली देख सकते हैं कि 1 मोल अगर होता तो 1 मोल के करस्पॉन्डिंग यहाँ पर इसके 2 मोल बन रहे होते हैं। स्टोइकोमेट्री में ये बताता है कि इसका अगर 1 मोल कंज्यूम होगा तो इसके 2 मोल फॉर्म होंगे, तो 1 मोल कंज्यूम होने पे 2 मोल फॉर्म होंगे। तो अगर इसके 100 मोल कंज्यूम होते हैं तो आप बोल सकते हैं कि 200 मोल्स अमोनिया गैस ये एक्चुअली जनरेट होगा। तो आपको मोल्स ऑफ अमोनिया मिल चुका है और आपको इसका बेसिकली वेट निकलना है ग्राम्स के अंदर। तो हम बोल सकते हैं जो वेट ऑफ अमोनिया फॉर्म होगा दिस इज मोल्स इनटू ग्राम मोलर मास। तो मोल्स आपका बेसिकली 200 और ग्राम मोलर मास आपका 17, तो दैट विल सिंप्लीफाई टू 3400 ग्राम्स। दैट्स इट। तो एक बहुत ही सिंपल सवाल था, एक लाइन का सवाल है, आपको रिएक्शन लिखना है और सिंपल स्टोइकोमेट्री सॉल्व करना है, लगाना है, सो इससे ये सवाल हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर बेटा 22, सब्जेक्टिव क्वेश्चन है, इंटीजर क्वेश्चन है। क्वेश्चन में कायरल सेंटर पूछा है, स्टीरियोकेमिस्ट्री का यूज किया है, लेकिन क्वेश्चन रिएक्शन के ऊपर डिपेंड है, ग्रेनाड की रिएक्शन है। क्वेश्चन क्या बता रहा हूं मैं आपको, साइक्लोहेक्सेन पे CH3 साइनाइड और यहां पे एक मिथाइल लगा रखा है, इसकी रिएक्शन करवाई इन्होंने C2H5 MgBr के साथ। सेकेंड स्टेप में हाइड्रोलिसिस लिया है। प्यारे बच्चों, मैं आपको बता दूं कि साइनाइड के साथ जब भी ग्रेनाड रिएक्शन करेगा, हम क्लास में कई बार बोल चुके हैं, इसकी मैकेनिज्म भी डिटेल में पढ़ चुके हैं, लेकिन आपको मैं बताया था कि साइनाइड का C डबल बॉन्ड O बन जाता है और N को बाहर निकाल दो और N की जगह जो ग्रेनाड वाला कार्बन आ रहा है वो लगा दो। साइनाइड के साथ साइनाइड का C डबल बॉन्ड O बन जाता है। तो बच्चों, हम यहां जो बात कर रहे हैं, ये वाला जो कंपाउंड है ये आपका बन गया साइनाइड का C डबल बॉन्ड O। अब इधर क्या लगाओगे, जो ग्रेनाड से आ रहा है, ग्रेनाड से कौन आ रहा है, C2H5, ये आपका A प्रोडक्ट मिला है। अब इसकी रिएक्शन बच्चों, ये साइनाइड है, इसकी रिएक्शन ग्रेनाड से करवाई तो साइनाइड का C डबल बॉन्ड O बन जाता है और C2H5 लग जाता है, जो भी एल्काइल ग्रुप आता है वो लगा दीजिए। अब आप यहाँ पे अगले स्टेप में CH3 MgBr ले रहे हैं और फिर पानी डाल रहे हैं। ये कीटोन है बेटा, ये न्यूक्लियोफिलिक एडिशन करेगा, ये इस पे अटैक करेगा, O पे माइनस आएगा, पानी से H ले लेगा, यानी आप डायरेक्ट यहाँ पे लिख सकते हैं CH3, यहाँ पे CH3 आ गया, एक C2H5 है और ये बन गया अल्कोहल। हम स्टेप बाय स्टेप भी लिख सकते हैं, लेकिन हमें पता है कि ग्रेनाड कीटोन के साथ 3 डिग्री अल्कोहल बनाता है। तो अब ये पूछ रहा है कि हाउ मेनी कायरल सेंटर प्रेजेंट इन प्रोडक्ट B। ये आपका एंड प्रोडक्ट बना है, इसमें कायरल सेंटर कितने हैं बेटा, एक कायरल कार्बन ये रहा बेटा, एक ये रहा और एक ये रहा, यानी टोटल कायरल सेंटर इसमें होंगे 4। नेक्स्ट प्रॉब्लम इज फ्रॉम इक्विवेलेंट कॉन्सेप्ट। मॉल कॉन्सेप्ट जैसा ही एक टॉपिक होता है इक्विवेलेंट कॉन्सेप्ट, जिसके अंदर अगेन हम लोग केमिकल रिएक्शंस या स्पेसिफिकली अगर देखें तो रेडॉक्स रिएक्शंस की बात करते हैं। सवाल कुछ ऐसा है कि आपके पास 20 ml सॉल्यूशन है जिसमें अपने पास 0.2 ग्राम H2O2 है, इम्प्योर आपको दे रखा है, और इसको ऑक्सीडाइज करने के लिए हमें पोटेशियम परमैंगनेट की जरूरत पड़ रही है। और ये जो पोटेशियम परमैंगनेट हम लोग यूज़ कर रहे हैं इसका वेट आपको दे रखा है 0.316 ग्राम। ये इन्फॉर्मेशन गिवन है, आपको बताना है कि इस H2O2 में कितना परसेंटेज इम्प्योरिटी होगा और कितना परसेंटेज इसका प्योरिटी होगा। तो बहुत ही आसान सवाल है, चाहे तो रिएक्शन लिख सकते हैं। MnO4- जो होता है बेसिकली H2O2 को ऑक्सीडाइज करेगा, या आप चाहे तो पूरा KMnO4 लिख सकते हैं। H2O2 को ऑक्सीडाइज करता है O2 में और खुद रिड्यूस हो जाता है मैग्नेस आयन में। मैं रिएक्शन बैलेंस नहीं कर रहा हूँ और भी आयंस आएंगे, पर जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो ये कि MnO4- रिड्यूस हो जाएगा आपका Mn2+ में और H2O2 ऑक्सीडाइज हो जाएगा आपका O2 में। ये इन्फॉर्मेशन में मालूम होना चाहिए कि एसिडिक कंडीशंस है, एसिडिक कंडीशंस के अंदर ऐसा होता है कि H2O2 हाइड्रोजन पेरोक्साइड ऑक्सीडाइज होता है O2 में और परमैंगनेट आपका रिड्यूस होता है Mn2+ में। तो हम लोग यहाँ पर कॉन्सेप्ट ऑफ इक्विवेलेंट लगाकर इस सवाल को एक लाइन के अंदर सॉल्व कर सकते हैं। कैसे? आप बोल सकते हैं कि जितने इक्विवेलेंट MnO4- के यूज़ होंगे उतने ही इक्विवेलेंट, या जितने इक्विवेलेंट KMnO4 के यूज़ होंगे उतने ही इक्विवेलेंट H2O2 के भी कंज्यूम होने चाहिए। दिस इज कॉल्ड लॉ ऑफ इक्विवेलेंस। तो दोनों के इक्विवेलेंट आप इक्वेट कर सकते हैं। इक्विवेलेंट होते हैं मोल्स इनटू एन फैक्टर,
एन फैक्टर होता है कि कितने इलेक्ट्रॉन आप लूज करते हैं गेन करते हैं पर मॉलिक्यूल। तो H2O2 का एन फैक्टर स्टैंडर्ड होता है, हमेशा ही 2 होता है। और एसिडिक कंडीशंस के अंदर KMnO4 का एन फैक्टर आपका 5 आता है। ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट एज वेल एज स्टैंडर्ड इन्फॉर्मेशन होता है कि MnO4 माइनस से KMnO4 का एन फैक्टर 5 होता है एसिडिक कंडीशंस के अंदर। हाइड्रोजन पेरोक्साइड का एन फैक्टर आपका 2 आता है। और अब आप क्या कर सकते हैं, इक्विवेलेंट इक्वेट कर सकते हैं। आप मोल्स निकाल लें, इसके अगर आप मोल्स निकालेंगे तो इसके मोल्स रहेंगे 0.316 ग्राम मोल मास, इसका 158 होता है। तो अगर मोल्स निकालें तो ये मोल्स रहेंगे आपके 2 × 10⁻³ राइट। इसके जो मोल्स हैं मान लेते हैं कि A मोल्स हैं, ये अपन कैलकुलेट कर लेते हैं। तो इसके इक्विवेलेंट कैसे होंगे, तो इक्विवेलेंट होता है आपका, ध्यान रखना इक्विवेलेंट का फॉर्मूला होता है मोल्स × एन फैक्टर। तो मोल्स इसके आपके 2 × 10⁻³ एन फैक्टर इसका आपको दे रखा है 5। H2O2 के मोल्स मैंने मान रखे हैं A और एन फैक्टर है इसका 2। तो यहाँ पे सिंप्लीफाई कर आप क्लियरली बोल सकते हैं कि A जो होगा वो हो जाएगा 5 × 10⁻³ राइट। तो बेसिकली जो H2O2 के मोल्स हैं वो है 5 × 10⁻³ मोल्स। अगर आपको मोल्स मिल चुके हैं तो आप इसका वेट निकाल सकते हैं। तो वेट ऑफ H2O2 इट विल बी बेसिकली 5/1000 इंटू ग्राम मोलर मास, इसका 34 होता है। तो बेसिकली दैट विल सिंप्लीफाई टू 170/1000 मतलब 0.17 ग्राम। तो 0.17 ग्राम एक्चुअल वेट होगा आपका H2O2 का, और सैंपल का वेट है आपका 0.2 ग्राम। अगर ये इन्फॉर्मेशन दे रखा है तो इसको यूज़ करके मैं परसेंटेज ऑफ H2O2 निकाल सकता हूँ। तो परसेंटेज ऑफ H2O2 कितना होगा, तो परसेंटेज ऑफ H2O2 विल बी वेट ऑफ H2O2 डिवाइडेड बाय वेट ऑफ सैंपल इनटू 100। तो H2O2 का वेट आप देख सकते हैं ऑब्टेन करा अपने 0.17 ग्राम, सैंपल का वेट है आपका 0.2 ग्राम इंटू 100। तो दैट विल सिंप्लीफाई टू 17/20 इंटू 100 and that will be simplified to 0.85 into 100, that is 85%. 35% will be the right answer of this problem. So guys, बात करते हैं अपन प्रॉब्लम नंबर 24 का। दिस प्रॉब्लम इज फॉर केमिकल काइनेटिक्स। यहाँ पर बात हो रही है फर्स्ट ऑर्डर केमिकल रिएक्शन का। अगेन एक बहुत ही सिंपल सवाल की कैटेगरी में इसको रख सकते हैं क्योंकि डायरेक्ट फॉर्मुला बेस्ड सवाल है। डायरेक्ट फॉर्मुला लगा के आप आंसर निकाल सकते हैं प्रोवाइडेड फॉर्मुला आपको भी मालूम हो, है ना। तो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है, सवाल क्या है, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन आपके पास आपको दे रखा है कि 75% कंजम्पशन के लिए 90 मिनट्स कंज्यूम होंगे। तो आपको बताना है कि 60% अगर रिएक्शन कंप्लीट करनी है तो कितने मिनट लगेंगे। तो 75% कंजम्पशन के लिए या 75% कंप्लीशन के लिए 90 मिनट कंज्यूम अगर होते हैं तो 60% के लिए कितना टाइम लगेगा, ये हमें कैलकुलेट करना है। तो एक स्टैंडर्ड सा फॉर्मूला आपको मालूम होना चाहिए कि अगर X% आपको कंप्लीट करना है तो X% कंप्लीशन के लिए जो टाइम लगता है, दिस Tx% इज डायरेक्टली गिवन बाय 1/k ln 100/100 माइनस x। स्टैंडर्ड फॉर्मूला आप यूज कर सकते हैं X% कंप्लीशन के लिए। अगर X% कंप्लीट करना है तो आप यहाँ पे वैल्यू डालकर आप आंसर निकाल सकते हैं। तो आपको 75% के लिए टाइम दे रखा है, 60% के लिए टाइम आपसे पूछा आ रहा है। देखो तो अगर 75% के हिसाब से देखें तो टाइम कितना लगेगा, तो दिस इज 1/k ln दिस इज 100/100 माइनस 75, दैट विल सिंप्लीफाई टू 100/25, दैट इज 4। तो जाएगा 1/k ln 4। दिस इज T75%। अगर T60% की बात की जाए यहाँ पे तो ये जाएगा 1/k ln 100/100 minus 60, तो that is 100 minus 60, that will simplify to 40। तो इसको हम लिख सकते हैं 1/k ln 5/2 या 10/4 राइट। तो ये रेशियो में लेना है बेसिकली। तो अगर सपोज इसका वैल्यू आपको दे रखा है 90 मिनट्स, उसको निकालना है तो एक काम कर लेते हैं अपन, सिंपल रेशियो ले लेते हैं। तो यहाँ पर अगर रेशियो ले लें तो T75% अपॉन T60%, तो यहाँ से रेशियो जब लेंगे तो 1/k तो कैंसिल आउट हो जाएगा। दिस इज ln 4 अपॉन ln 10 माइनस ln 4 लिख सकते हैं ऐसा अपन। दोनों तरफ
लॉन की जगह मैं लॉग लिख सकता हूँ, इसको मैं लिख सकता हूँ 2.3 log 4, दिस इज 2.3 log 10, दिस इज 2.3 log 4, तो 2.3 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर ln को लॉग में कन्वर्ट कर सकते हैं, तो इसको बोल सकते हैं दिस इज log 4 जो कि होता है 0.6, दिस इज log 10 माइनस log 4, तो अगर वैल्यू सब्सटीट्यूट करें तो log 4 होता है आपका 0.6, तो दिस इज 0.6 अपॉन 1 माइनस 0.6, दैट इज 0.6 अपॉन 0.4, दैट विल सिंप्लीफाई टू 3/2, और ये 3/2 कितना होगा, तो ये T75 आपको दे रखा है कितना 90 मिनट्स अपॉन T60%, तो 90 अपॉन T60 ऊपर लिख देते हैं, तो 90 अपॉन T60%, दिस इज नथिंग बट 3/2, तो यहाँ से ये गया 30 टाइम्स, तो यहाँ से डायरेक्टली आप बोल सकते हैं कि T60% विल बी नथिंग बट 60 मिनट्स, तो स्ट्रेट फॉरवर्ड आपका यहाँ से आंसर आ जाएगा। कुछ नहीं, आपको बेसिकली ये फॉर्मूला यूज़ करना है, ये फॉर्मूला लगाएं 2 बार, डिवाइड कर लिए और रेशियो लेकर आप आंसर निकाल सकते हैं। तो गाइस बात करते हैं अपन लास्ट सवाल की, प्रॉब्लम नंबर 25। दिस इज फ्रॉम सॉल्यूशंस एंड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी विच इज बेस्ड ऑन रॉल्स लॉ। रॉल्स लॉ के ऊपर आपका एक सवाल पूछा गया है, अगेन एक बहुत ही स्टैंडर्ड सा सवाल है। सवाल ये कि जब आपके पास 1 मोल हेक्सेन और 3 मोल हेप्टेन था, तो इसके करस्पॉन्डिंग वेपर प्रेशर आपका 550 mm ऑफ मरकरी है, और फिर बोला गया कि इसमें अगर 1 मोल हेप्टेन और ऐड कर दें तो ऐसा करने पे आपका वेपर प्रेशर 10 mm से इंक्रीज कर गया है, तो 10 mm से इंक्रीज करने का मतलब पहले अगर 550 था तो अब हो जाएगा आपका 560। ये इन्फॉर्मेशन दे रखा है और आपको बताना है कि वेपर प्रेशर ऑफ प्योर हेप्टेन कितना होगा। तो रॉल्स लॉ अप्लाई करेंगे 2 बार और सॉल्व कर लेंगे। देखो कैसे करना है, मान लेते हैं कि हेक्सेन आपका A है, हेप्टेन आपका B है, तो यहाँ पर आप क्लियरली बोल सकते हैं कि जो एक्स से होगा विच इज स्मॉल फ्रैक्शन ऑफ ए इन सॉल्यूशन फेज, ये हो जाएगा आपका टोटल मोस 4 है और इसके मोस 1 है, तो दिस इज 1/4, देयरफॉर एक्स भी हो जाएगा आपका 3/4। नीचे वाले केसेस में अगर देखें 1 मोल हेप्टेन ऐड करने पर इसकी जो मोस है 3 से हो जाएंगे कितने 4 और टोटल मोस हो जाएंगे 5, तो जो हेक्सेन है अब इसका मोल फ्रैक्शन ए एक्स ए ये हो जाएगा कितना, टोटल मोल 5 है और इसका मोल 1 है, तो दिस इज 1/5, और इसके मोस अब 4 हो चुके हैं, तो इसका जो मोल फ्रैक्शन होगा एक्स बी ये हो जाएगा आपका 4/5, और इनके करस्पॉन्डिंग आपको वेपर प्रेशर गिवन है, तो अपन रॉल्स लॉ लगा सकते हैं। रॉल्स लॉ सिंपली बोलता है कि अगर आप यहाँ पे टोटल वेपर प्रेशर पीटी देखें तो दिस इज नथिंग बट P0 A एक्स ए प्लस P0 B एक्स बी, तो इक्वेशन को लिखें तो यहाँ पे हो जाएगा आपका 550, दिस इज P0 A हमें निकालना है, P0 A और P0 B दोनों निकाल लेंगे, तो x से आपका है यहाँ पे 1/4 प्लस P0 B इंटू एक्स बी विच इज 3/4, तो 4 को अगर इधर ले जाए तो यहाँ पे आपका हो जाएगा 2200, दिस इज P0 A प्लस 3 P0 B, दिस इज लेट्स से इक्वेशन नंबर 1। सिमिलरली एक इक्वेशन आप यहाँ से नीचे बना सकते हैं, आप बोल सकते हैं कि आपका जो टोटल वेपर प्रेशर PT हो जाएगा दिस इज अगेन P0 A एक्स ए प्लस P0 B एक्स बी, स्टैंडर्ड इक्वेशन है रॉल्स लॉ का जो आपको अप्लाई करना है। अगर वैल्यू सब्स्टिट्यूट करें अपन यहाँ पर तो PT हो जाएगा आपका बेसिकली 560 है यहाँ पे, P0 A एक्स से आपका है आपका 1/5, P0 B प्लस P0 B और एक्स बी आपका यहाँ पे 4/5, तो ये 5 अगर इधर ले जाएं तो 560 इंटू 5 ये हो जाएगा आपका 2800, तो 2800 इक्वल्स टू P0 A प्लस 4 P0 B, दिस इज इक्वेशन नंबर 2। तो ऑफ कोर्स अगर आप सेकेंड इक्वेशन में से फर्स्ट इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट करें तो डायरेक्टली हम बोल सकते हैं कि जो P0 B हो जाएगा ये हो जाएगा आपका 600 mm ऑफ मरकरी, एंड इफ आई एम नॉट रॉन्ग यही आपसे पूछा जा रहा था, B आपका यहाँ पर हेप्टेन है, वेपर प्रेशर ऑफ प्योर हेप्टेन ही पूछा रहा था, तो डायरेक्टली हम बोल सकते हैं इट विल बी 600, दिस इज द राइट आंसर ऑफ दिस प्रॉब्लम।